आज के हिसाब से देखूं तो आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने जब जाते हो तो क्या चीजों को आइडेंटिफाई करते हो? अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग कैसे होता है, 4 C's का फ्रेमवर्क है हमारा। क्लोनिंग, जिसके लिए जैसे आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्लोनिंग करके। एक बड़ी चीज क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज हमेशा एक ही बोलते हैं कि लेवरेज नहीं लेनी चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट सूट करता है, किन लोगों को इसमें आना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए? तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि अभी वो स्टेज या तो आई नहीं है, शुरुआत में तो फुल पैसा करना नहीं चाहिए मैनेज। पीई और पीईजी के बीच की कशमकश है, ये कितनी सही लगती है आपको? मार्केट इवॉल्व होता है, तो आज अगर नेट्स की बात करो ग्राहम की, वो तो मिलते ही नहीं है अपने को। जो सोचता है कि मैं शेयर बाजार में पैसा डाल के एक बड़ा इन्वेस्टर बन सकता हूँ, झुनझुनवाला साहब बन सकता हूँ या कोई भी, ये सोचना कितना सही है और कैसे बन सकता है? भैया बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मनीनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हम रोज बरोज बातचीत करते हैं अलग अलग जानकारों से, समझने की कोशिश करते हैं उनका व्यू मार्केट्स को लेकर, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय आपको करना क्या है, कैसे बाजार को देखना है, कैसे कैसे उनकी लर्निंग से खुद लर्निंग को लेना है। और इसी श्रृंखला में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आशीष किला सर मौजूद हैं, जिनसे हम जो कि हैं CIO परफेक्ट वेल्थ के। एक बहुत लंबे डेजिग्नेशन है तो वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आशीष सर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे मैंने पहले भी कई बार मुलाकात की है, शोज किए हैं उनके साथ और बहुत कुछ सीखा है। आज भी आशीष सर से बातचीत करते हैं और सीखते हैं जरा बाजार के बारे में। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष सर, मार्केट के बारे में इस जंक्चर पे तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो लास्ट में आएंगे, जरा जंक्चर पे क्या करना चाहिए। लेकिन पहले मैं आपसे समझूं कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई, कब आशीष सर को लगा कि मैं अब मार्केट का हिस्सा हूं और मैं मार्केट में आ गया हूं, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई है, CA MBA एंड व्हाट नॉट, तो इसीलिए वो तो सारी पढ़ाई एक तरफ जा रही है जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड है, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में खुद को कब लगा कि मुझे मार्केट में आना चाहिए और मैं मार्केट का हिस्सा हूं? आई थिंक भैया मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज है, तो बचपन से ही पापा को इन्वेस्टमेंट्स करते हुए देखते थे। तो डिनर टेबल्स पे भी बातें वही होती थी कि शेयर मार्केट में IPO में लगाया, वहाँ लगाया, तो रुचि शुरू से हो गई थी। तो जब कॉलेज भी गए तो हमारे पास ऑप्शन था शहीद सुखदेव कॉलेज में कि भैया फाइनेंस कोर्स लेना है या मैनेजमेंट कोर्स लेना है। फाइनेंस कोर्स लिया, CA साथ में कर ही रहे थे। फिर आगे जब MBA भी करा तो भी फाइनेंस की पता था कि शेयर मार्केट, तो प्लेसमेंट्स भी हुई। तो मेरा ये बहुत क्लियर था कि गोल कि हम लोग को फाइनेंस कंपनीज की, शेयर मार्केट कंपनीज में ही बैठना है। तो मैंने उन्हीं कंपनीज पे अप्लाई किया, वर्किंग किया, लकीली मिल भी गया। तो वहाँ गोल्डमैन सैक्स का जैसे नौकरी मिला, वहाँ काम किया। फिर बॉम्बे शिफ्ट किया, रेलिगेयर में काम किया, फिर मॉर्गन स्टैनली में काम किया। तो ये जो जर्नी अगर आप देखेंगे, रुचि बहुत शुरू से हो गई थी कि शेयर मार्केट में ही काम करना है। और उस रुचि के हिसाब से फिर मैं आगे उस पर वर्किंग करता गया, चलता गया, और ये जर्नी चलती रही। मतलब तो जब पढ़ाई चल रही थी या पढ़ाई का प्रोसेस खत्म हुआ, जॉब और पढ़ाई के बीच में, मार्केट तो हमेशा से एक्साइटमेंट देता ही है और हमेशा से ही आपको ना खींचेगा अपनी तरफ, करेक्ट, पैसे की वजह से। सो वो इंटरेस्ट प्लस एक्साइटमेंट, और उस एज में वो पार्ट को कैसे मैनेज कर रहे थे आप? तो इसमें पापा का बहुत क्लियर था कि जब तक तू पढ़ रहा है तब तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कर। तो मेरा वो कोकून था पढ़ाई के टाइम पे, जहाँ पे मुझे रुचि जरूर था, बट मेरे को इन्वॉल्वमेंट नहीं करा हुआ था बिल्कुल भी। तो ABCD भी नहीं पता था, बस ये पता था कि हाँ एक दिन ये करना है। तो मैं पूरा पढ़ाई में मशगूल था। पढ़ाई जब खत्म होके जॉब में आया तब एक्चुअली मैंने काम करना, इन्वेस्ट करना, वर्किंग करना चालू किया। तो हमारे घर में ये फिलॉसफी हमेशा थी कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कमर्शियल मत बनाओ। अगर बच्चा एक बार कमर्शियल बन गया तो पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और वो मेरे को बाद में महसूस भी हुआ कि जब मैं CA MBA करके गोल्डमैन सैक्स में नौकरी कर रहा था, बीच में अपॉर्चुनिटी आई CFA करने की, तब तक मैं इतना प्रैक्टिकल हो चुका था, मुझे लगा कि अब मेरे को और डिग्री की तो जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने CFA, मुझसे पढ़ाई हुई नहीं, मेरा मन ही नहीं करा पढ़ने का। इतना तो कर लिया तो और कितना पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, इतनी सारी तो हो चुकी थी। फिर तो सर एक बात बताओ, जो ये सिचुएशंस बनती गई और ये जब की बात होगी, किस साल की बात होगी रफली? मतलब अगर मैं नौकरी की बात करूँ, 2006 में मैंने ज्वाइन किया था नौकरी। तो 2006-07 में जब नौकरी करके फिर वापस तो बिजनेस में 2006-07 में फिर आया सबप्राइम क्राइसिस, गवर्नमेंट के चेंजेस, और मार्केट में जो एंथू है ना वो वहीं से बढ़ना शुरू हो गया था, जिसका पीक जाके 2020 में बना और बस्ट आउट हो गया। सो वो जो पिकअप हो रहा था बाजार में और मार्केट ने अपनी बुल रन स्टार्ट कर दी थी 2008 के बाद से, वो थ्रिल को कैसे कैप्चर किया? मेरा अगर देखोगे ना, हमेशा से कभी एक्साइटमेंट वाला फेज बहुत ज़्यादा, बाय नेचर बहुत ही रिजर्व्ड और बहुत ही मैं कंजर्वेटिव रहा हूँ हमेशा। तो आज हमेशा स्टॉक्स में बस ये जरूर था कि हाँ, उस टाइम 2007 का जब ज्वाइन किया था फैमिली बिजनेस में
और स्टॉक मार्केट्स में, तो यूफोरिया बहुत था, रिटर्न बनते देख रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। उस टाइम तक मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं था कि मार्केट साइकिल्स का, वर्किंग का चीज़ का। डैड उस टाइम बड़े पेशेंट थे, उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक देखते हुए कि भैया एफ रोज बेच रहे हैं 2008 के वर्किंग में, तो ये मार्केट शायद ना टिके। तो उन्होंने वो कॉल लिया कि नहीं भैया, अपने को तो एक बार एग्जिट लेना, मार्केट लेना, वर्किंग लेना। मैं उस टाइम इतना नहीं था मैच्योर कि साइकिल समझते हुए मैं बेच पाऊँ। हाँ, मुझे आइडियाज़ कम मिल रहे थे उस टाइम, पर मैं इन्वेस्टेड था। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना मार्केट गिर जाएगा, बट वो एफ सेल ने बिल्कुल ही कमर तोड़ दिया मार्केट का। और उस टाइम आई थिंक डोमेस्टिक वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग थे भी नहीं, तो जो उस एफ सेल को काउंटर कर पाए। तो इस चीज़ में मैं कहूँगा शुरू की साइकिल में मेरे फादर ने मेरे को हेल्प किया, वर्किंग किया, और उनका स्टाइल था कि कुछ छोटा सा पोर्टफोलियो मेरे को दे दिया कि भैया आप इस पे वर्किंग करो, बड़ा पोर्टफोलियो वो संभालते हैं। वो छोटे पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली एक मेरे लिए भी हुआ था कि उतना प्रेशर नहीं है कि भैया आपको पता है स्मॉल अमाउंट में आप कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, लर्निंग्स रह रही है आपकी। और वो साइकिल जब देखा डाउनफॉल, तो 2008 का समय तो ऐसा था कि रोज उठो, सुबह पिटो, रोज मार्केट गिरता था। और कई बार डाउट भी होता था कि यार ये प्रोफेशन भी सही है, कई बार इतना ज़्यादा वो साल भर चला, वो पेन और प्रेशर या वर्किंग की, अभी भी तो शुरुआत हुई साल 1.5 साल पहले, और इतना पेन वर्किंग आया, चीज़ आए। तो मैं कई बार अब नए इन्वेस्टर्स को बोलता भी हूँ कि यार आपने 2008 नहीं देखा, अभी कोविड वॉज वेरी शॉर्ट, वन बाउंस वगैरह, या अभी भी आप लास्ट वाले अभी जो साल 2 साल के करेक्शन, मुझे वो लगता है कि 2007 में कुछ भी नहीं है, मतलब एफआईएस के सामने लिया है तो खड़ा खड़ा ही है। आपने इंडेक्स जब आपका 50-70% गिर रहा है, स्टॉक्स 90% गिर गए थे, खत्म हो गया था, मतलब सर्किट्स लग रहा है, सर्किट्स लग रहे थे रोज, मतलब। तो तब ये लगता था कि यार उसको देख के तो लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ। तो सर अब वहां से कहानी शुरू होती है एक अपॉर्चुनिटी की। कभी ना कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि ये जंक्चर से मेरी चीजें बदली हैं। साल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई स्टॉक हो सकता है, वो क्या था? देखिए, मेरे लिए अगर मैं बोलूं बदलाव आया है तो मेरा कोविड टाइम में ज़्यादा आया। कोविड टाइम तक अगर मैं अपनी जर्नी बोलूं तो मैं थोड़ा बुकिश हमेशा रहा हूँ। तो चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट वगैरह करके, तो मैंने उनका जर्नी देखा है जी। वॉरेन बफेट स्टार्टेड विद ग्राहम, फिर वो गार्प पे गए, फिर चार्ली मंगर जी बिजनेस एट गुड वैल्यूएशन फॉर लॉन्ग रन। मैं उल्टा चालू हो गया कि भैया 4-5 स्टॉक लेने, सीधा चार्ली मंगर वाली स्टाइल पे कॉन्सेंट्रेट करके, और उसी पे सारा पोर्टफोलियो वर्किंग कर देना, चीज़ करना है। उसमें कुछ हिट्स मिसेस रही, वर्किंग रही, चीज़ रही। कोविड टाइम में क्या हुआ, फादर के साथ बैठने का काफ़ी मौका मिला, वर्किंग मिला, चीज़ मिला। फादर ने बोला यार जितना तेरा प्रतिभा है, जितना तेरा है, उतना रिटर्न आ नहीं रहा बेटा। मतलब ऐसा क्या हो रहा है तेरे को, अब टाइम भी हो गया 2007 से ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए, बट उतना रिटर्न या उतना वर्किंग उतना चमक नहीं रहा। एंड देन ही रियलाइज्ड कि कई बार हम जब बुकिश ज़्यादा हो रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हम नहीं समझ रहे कि आज अगर आप देखो स्टाइल राकेश झुंझुनवाला, लेट राकेश झुंझुनवाला, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे डोंट गो टू कॉन्सेंट्रेट एट द बिगिनिंग। राकेश जी के इंटरव्यूज में भी उत्पल जी क्या बोलते हैं कि 30 रुपये टाइटन खरीदा, 60 पे खरीदा, 90 पे खरीदा, 900 तक खरीदा। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दिन ही 900 वाली क्वांटिटी लेके रख रहा हूँ, तो गलती का स्कोप तो खत्म हो गया। मैं ये बोला मुझे पता है 4-5 स्टॉक में से कौन से चलेंगे, वो भी नहीं पता किसी को। राकेश जी की भी आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखोगे तो उन्होंने कोई 100 स्टॉक्स लिए होंगे, चले 5-6। वो चीजें पिताजी ने काफी क्लियर की। कोविड टाइम में वर्किंग में साथ में काफी टाइम मिला, तो समझ आया कि नहीं, हमारे को तो मार्केट भगवान को परोसने हैं अच्छे स्टॉक्स, जहां पे वो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म कर रहा है, जहां वर्किंग कर रहा है, चीज कर रहा है, वहां फिर हमको स्किल अप करना है। तो वो एक जो जर्नी हुई है पोस्ट कोविड, वहां आई वुड से कि एक स्टाइल में, स्ट्रैटेजी में काफी बदलाव आया, वर्किंग आया। उससे पहले काफी हद तक मेरी स्टाइल एक कंसिस्टेंट थी कि टॉप मैनेजमेंट्स, बिगर कंपनीज, लॉन्गर टर्म होल्डिंग्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स। तो आशीष सर, बहुत समय तक मैंने भी ये चीज सीखी है कि पीई से सस्ता मिले तो ले लो। करेक्ट। लेकिन कुछ समय पहले जब ये रियलाइज हुआ कि अब बाजार पीई कम देखता है, पीई जी ज्यादा देखता है। करेक्ट। तो ये जो पीई और पीई जी के बीच की कशमकश है, ये कितनी सही लगती है आपको? देखिए, मार्केट इवॉल्व होता है, तो आज अगर नेट्स की बात करो ग्राहम की, वो तो मिलते ही नहीं है अपने को। या उनमें आप देखोगे पहले टैंजिबल एसेट्स के बारे में होता था, आज मेजॉरिटी मार्केट कैप इंटैंजिबल एसेट्स, जो अपने इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं कि गुडविल, अपना ब्रांड वैल्यू, अपने राइट्स, उनके ऊपर डिटरमाइन होती है। एग्री। तो सिमिलरली जब इवॉल्व होता है वैल्यूएशन मैट्रिक्स में भी इवॉल्व क्या होता है कि आज एक कंपनी जो ग्रो कर रही है 10-15%, 15-20 की पीबी ट्रेड कर रही है, एक कंपनी 50% भी ग्रो कर रही है, बट वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रही है। अब उसको रिकनसाइल करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स पीजी, तो पीजी क्या होता है, प्राइस इक्विटी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, जो फ्यूचर में कि वो 50% ग्रोइंग कंपनी एट 50 पी माइट बी चीपर देन 20% ग्रोइंग कंपनी ग्रोइंग एट 20 पी। अब यही समझने में कई बार हम लोग को 10-15 साल लग जाते हैं कि भैया वी आर नॉट लुकिंग एट चीप वैल्यूएशंस, वी आर लुकिंग एट वैल्यूएशन एडजस्टेड फॉर ग्रोथ। तो अगर आज के
हिसाब से देखूं हम्म, तो आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने जब जाते हो हम्म। तो क्या चीजों को आइडेंटिफाई करते हो? देखिए, स्टॉक सिलेक्शन का ना हम लोग का, अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग कैसे होता है, 4 C's का फ्रेमवर्क है हमारा। हम्म। क्लोनिंग, जिसके लिए जैसे आइडियाज कहाँ से आते हैं क्लोनिंग करके, चेकलिस्ट हम लोग उनसे सिलेक्ट कैसे करते हैं, कैपिटल एलोकेशन उसमें एलोकेट कैसे करते हैं, और चेकआउट निकलते कब है। तो पहले पार्ट को लेते हैं क्लोनिंग को। हम्म। तो क्लोनिंग का मतलब क्या है कि दुनिया में इतनी चीजें हैं, लिखी गई है, पढ़ी गई है, बोली गई है, अच्छे इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम्म। अब मैं बोलूं कि नहीं, मैं ऐसा स्टॉक पकड़ रहा हूं यूनिक, जिसको कोई लेजेंडरी इन्वेस्टर, कोई बड़े भरत शाह, आशीष कचोलिया जी, कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स नहीं पकड़ रहे, मेरे को ही वैल्यू दिख रही है स्टॉक में। तो काफी बार होता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो। ये मेरे साथ हुआ है, मैं काफी स्टॉक्स में हिस्टोरिकली बुलिश रहा, डीसीबी बैंक, एग्रोटेक फूड्स, वो परफॉर्म ही नहीं करे। मुझे लगता रहा पता नहीं, मैं तो गोल्ड माइन लेके बैठा हुआ हूँ, 10-10 साल वो स्टॉक नहीं चले। तो ये क्लोनिंग वाला मॉडल में क्या समझ आया कि उनका यूनिवर्स में देखूं, जो आज स्मार्ट इन्वेस्टर जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नालंदाज हो गए, वर्किंग हो गए, और उसमें से मैं अगर पकड़ूं कि उनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो उससे एक बेसिक चेक आपका हो गया, सैनिटी चेक हो गया। अब इसमें हम एक वो भी देख देते हैं कि हिस्टोरिकली बेस रेट्स ग्लोबली कौन से बिजनेस से पैसा बनाया, वो भी आप देख लेते हो। तो आपने देखा वहाँ फूड डिलीवरी ने पैसा बनाया जी, तो अगर जोमेटो चालू हुआ है तो क्या पैसा बन सकता है, क्या वहाँ पे कौन सी स्टाफिंग कंपनीज है ग्लोबली कई बार स्ट्रगल कर रही है, तो इंडिया में क्या टीमलीज बहुत पैसा बना लेगी क्या, वो भी क्लोनिंग के अंदर हमने ले लिया। फिर चेकलिस्ट में आते हैं कि भैया सिलेक्ट कैसे करना है। तो सिलेक्ट में हमारा हम बोलते हैं रैंकिंग ऑफ बिजनेस मॉडल्स, कि अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को हमें रैंक करना है। अब मैं जब इंडस्ट्री में काम करता था मॉर्गन स्टैनली वगैरह में, हम लोग एक सेक्टर पकड़ते थे, आईटी, मैं जैसे आईटी में एनालिस्ट था। अब हम अपने फंड मैनेजर बोले भैया तो ये स्टॉक इन्फोसिस ले, वर्किंग ले, उसके पास तो 10 अपॉर्चुनिटी एज ए फंड मैनेजर, उससे तो ऑटो भी कंपेयर करना आईटी के साथ, तो वो कैसे सीखे, हाउ डू यू कंपेयर ऑटो स्टॉक विद आईटी स्टॉक विद द सीमेंट स्टॉक। इसलिए रैंकिंग बिजनेस मॉडल्स का फ्रेमवर्क हम लोगों ने चालू किया कि हम लोग को ये देखना है कि यार अक्रॉस इंडस्ट्री मेरा पैसा तो हैज टू डिसाइड बिटवीन विच कंपनी टू गो, विच सेक्टर टू गो, विच इंडस्ट्री टू गो। वो नहीं बोलता कि इतना सीमेंट में जाएगा, इतना ऑटो में जाएगा, ऐसा कोई एलोकेशन नहीं है हम लोग का। हम तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं। तो इस पे फिर हम लोग रैंकिंग बिजनेस मॉडल्स में हमने बोला कि लेजेंड ढूंढने हैं हमारे को, अच्छी बिजनेसेस ढूंढने हैं। तो हिस्टोरिकली जैसे रामदेव जी का वो आता रहता है स्टडी एवरी ईयर, हम लोग भी हर साल स्टडी क्या करने लग गए कि क्या चीज हमें मिस कर रहे हैं अच्छा पैसा बनाने में। तो वन ऑफ द स्टडीज में रैंकिंग बिजनेस मॉडल ने बोला लेजेंड फ्रेमवर्क। लेजेंड फ्रेमवर्क क्या हो गया भैया, एल फॉर लीडरशिप, कि भैया मैनेजमेंट, आज जो कंपनी हम लोग पकड़ रहे हैं क्या उसका मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वर्किंग कैसा है, वेल्थ क्रिएट करा है, कितना शेयर होल्डिंग है, क्या वो एक्शंस कैपिटल एलोकेशन के अच्छे ले रही है, यंग जनरेशन ज्वाइन कर रहा है क्या, उस टाइप की चीजें हम लोगों ने उसको देखनी चालू करी। तो ये एक फिल्टर हो गया। अब वो देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं ई, इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस, क्या वो इंडस्ट्री है जो पैसा बनाती है वो इंडस्ट्री। आज सपोज आईटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, या अपना जैसे आपने मान लीजिए स्टील प्लांट है, अब आपने कोई महंगी जगह पे ले रखा है, आपकी इकोनॉमिक्स ही नहीं बैठ रही उस पर, तो फिर आप पैसा कैसे बनाओगे, आपका ROE 15-20% भी नहीं आ रहा, और लग भी नहीं रहा कि आ जाएगा, क्यों आपने कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना ब्लोटेड कर रखा है। लेजेंड में फिर जी पे आते हैं ग्रोथ, उस इंडस्ट्री में टेलविंड्स चल रही क्या। अब अगर नदी का बहाव आपके फेवर में है तो पहले हम लोग वो नहीं देखते थे, अब हमने देखना चालू किया। अब टेलविंड कई बार गवर्नमेंट के रेगुलेशन के चक्कर में बन गई, जैसे गवर्नमेंट ने आज बीच में बैन किया था इंपोर्ट्स का, तो लाभ वाला बहुत बढ़ गया। ऐसे कई बार गवर्नमेंट कहते हैं, सोलर इंडस्ट्री पूरा गवर्नमेंट का ही सपोर्ट से आज जो इंडिया में खड़ी हो रखी है, वर्किंग हो रखी है, वो हो रखी है। इट कुड बी बिकॉज कि ट्रेंड चल रहा है वर्किंग वुमेन का, तो आज आप देख रहे हो कि भैया जोमेटोज एंड वर्किंग आर डूइंग वेल। इट कुड बी फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि आज जो पहले आज अनऑर्गेनाइज मार्केट होता था वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जो भी देखो किराना स्टोर्स वगैरह है, अब भैया जेप्टोज वगैरह ले रहे हैं। इट कुड बी वैल्यू शिफ्ट, कि भैया पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले ज़्यादा डोमिनेंट शेयर करते थे, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आने लग गया। तो ये सब आप समझ के देखते हैं कि मेगा ट्रेंड कहाँ है। इस चीज़ में एक वीडियो भी बहुत अच्छा है उत्पल शेठ जी का, मेगा ट्रेंड्स एंड लीडरशिप, जो अपन और देख सकते हैं, इस पर यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये जब आपने देख लिया कि भैया हमने टेलविंड आइडेंटिफाई कर ली, मेगा ट्रेंड कहाँ पे है, उसके बाद आपने दोबारा ये देखा एक्सपेंशन पोटेंशियल, जिसको आप बोलते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कब आती है, दो चीज देखनी पड़ती है। एक आपको देखनी पड़ती है एड्रेसेबल मार्केट कितना है, कि भैया ये चीज जो मैं चालू कर रहा हूँ इसका कितना बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। मैं अभी 1% हूँ, 10% हूँ, 20% हूँ, मार्केट कितना बड़ा है, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, और मेरा राइट टू विन क्या है। आप काफी बार आप देखोगे बिजनेसेस बोलते हैं सर मैं 1% हूँ, बस मैं इतना बढ़ जाऊंगा। अरे आपका राइट टू विन ही नहीं है, तो आप कैसे बढ़ जाओगे, आप छोटे छोटे ही रहोगे। तो जैसे आज स्टाफिंग इंडस्ट्री एग्जांपल लेते हैं
कि इतना कॉम्पिटिटिव है कि एक साइज के बाद वो ग्रो ही नहीं कर पाती, वो स्ट्रगल करती है, उनके मार्जिन नहीं बढ़ते, वर्किंग नहीं बढ़ते, तो राइट टू विन नहीं है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, कमोडिटी टाइप में लोग उसको प्लेसमेंट करते हैं। अगर वही जैसे सपोज डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें, डिफेंस इंडस्ट्री में एड्रेसेबल मार्केट ह्यूज है, जियोपॉलिटिक्स के चक्कर में हर कंट्री को डिफेंस चाहिए। राइट टू विन आपको पता है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स या सामने बायर के अप्रूवल्स जल्दी से नहीं मिलते। तो आज ऐसी इंडस्ट्री में अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई अच्छा प्लेयर है, वर्किंग है, जहां पे ये बायर अप्रूवल्स मिले हुए, वर्किंग करे हुए, तो क्या वो स्केल कर सकता है? हाँ, स्केल कर सकता है। और आपके टेलमेंट्स है ही, बिकॉज गवर्नमेंट ने वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग खोली है। तो ये मॉडल से आप फिर क्या कर रहे हो? फिल्टर कर रहे हो और चीजों को, कौन से सेक्टर हटाने हैं, कौन से हमें लेने हैं। फिर आ जाओ एन पे, नेचर ऑफ इंडस्ट्री। अब हर इंडस्ट्री में हर टाइम पैसा नहीं बनता। वही टेलीकॉम इंडस्ट्री जहां 15-20 प्लेयर थे, यूनिनॉर क्या, वर्किंग एयरसेल क्या, सब पैसा लॉस कर रहे थे। वही टेलीकॉम इंडस्ट्री है जहां ब्लड बात के बाद अब लिमिटेड 2 प्लेयर हो गए हैं, तीसरा अभी रिवाइव हो रहा है। तो अब इस इंडस्ट्री में यही इकोनॉमिक्स चेंज हो रही है। एयरटेल इज मेकिंग न्यू हाइज एंड इज डूइंग वेल। अगर आप इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर नहीं समझे कि भैया उसमें कितना कंपटीशन है, अगर वो टू कॉम्पिटिटिव है, आपका पैसा नहीं बनने वाला। यू नीड टू हैव, रियल एस्टेट में देखिए, रियल एस्टेट में एक टाइम पे हर घरा घोड़ा हर बंदा बोलता मैं बिल्डर हूं जी। क्या हुआ? 2007-8 में फटका लगा, आज दिक्कत आई, वर्किंग आई, लोगों को पैसा लॉस हुआ। आज कस्टमर हर किसी को एडवांस पैसा नहीं देगा। तो वो एडवांस पैसा किसको मिलेगा? रेपुटेड बिल्डर को। तो एक फिल्टर लग गया कि रेरा आ गया जी, डिमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी लग गया, तो फॉर्मलाइज होने से क्या हो गया कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बेटर हो गया। आज ब्रांडेड पर्सन, अ ब्रांडेड प्लेयर कैन कमांड अ प्रीमियम कि भैया मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं 25% महंगी बेचूंगा। गोदरेज है, वर्किंग है, वर्सेस सामने वाला लैंड ओनर्स गोदरेज का जा के बोलेंगे सर आप बेच दो माल, मेरे पास लैंड पड़ी है पर मैं नहीं बेच पाऊंगा जो आप बेचूंगा। ठीक है। तो ये आपने अगेन आइडेंटिफाई क्या करा कि वर्किंग वाइज इंडस्ट्री का नेचर चेंज हो गया। अब उस इंडस्ट्री में जब आप निकालते हो तो आपके आइडियाज पैसा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट अपना पॉइंट देखते हैं, डी, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जिविटी। क्या इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है? भी डिस्ट्रप्शन आज स्पीड से हो रहा है और हर इंडस्ट्री में हो रहा है। हमारे को देखना रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन। क्या डिस्ट्रप्शन ऐसा है कि ओवरनाइट ड्रीम 11 की तरह खत्म हो जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमेशा कई बार क्या होता है, झटके बहुत तेज लग सकते हैं कि कई बार रेगुलेशन बहुत आर्बिट्रली चेंज हुआ थे। डेल्टा कॉप जैसे हो गया, ड्रीम 11 जैसे हो गया, भले वो लिस्टेड नहीं था पर सडनली एक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री आपको एक दिन में खत्म हो गई थी। वो लिस्टेड कंपनी भी है एक उसमें, उसमें भी इंपैक्ट आया था मेजर, सब में आया था। तो ये आपको कई बार क्या सोचना पड़ेगा कि आज लॉन्जिविटी क्या है, आज क्या स्ट्रक्चरल हेडविंड्स आ गई है। सिनेमा हॉल इंडस्ट्री है, ओटीटी आने से क्या है, सिनेमा हॉल अपनी जगह है बट अब एक स्ट्रक्चरल हेडविंड आ गई है, ठीक है ना। तो ये चीजें में इंडस्ट्री में फिर आपको कई बार पैसा बनाना, वर्किंग करना चीज मुश्किल होता है। अब वही आप एग्जांपल लो, आज के दिन में क्या कोई फिजिकल मैप्स लेके घूमता है? वो इंडस्ट्री खत्म हो गई है। तो आप कितने अच्छा फिजिकल मैप बना लो, वो आपका काम नहीं आएगा। तो लॉन्जिविटी, गूगल सर्च है, मुझे नहीं याद है कि मैं लास्ट 3 महीने में गूगल सर्च कब करा। मैं तो आज जेमिनाई, चैट जीपीटी उन्हीं के थ्रू सर्च कर रहा हूँ। अगर आपकी कंपनी उस पर रिलायंट है, वर्किंग है चीजें, तो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया बिल्कुल। तो लॉन्जिविटी में आपको रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन देखते हुए क्या करना है? तो आपने लेजेंड फ्रेमवर्क क्या लिया? आपने सिलेक्शन के लिए लिया कौन सी कंपनी चूज करनी है। तो आपने पहले यूनिवर्स लिया। मैं एक बार नक्शल वापस बता रहा हूँ, जो आज अच्छे इन्वेस्टर्स का है, बल्क डील में देख सकते हो आप, उनके मोर देन 1% में नाम आते हैं। उनको नाम देखते हुए प्लस फॉरेन के जो मॉडल सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं उन्हें देखते हुए आपने यूनिवर्स बनाया, उस पर लेजेंड फ्रेमवर्क लगाया कि उसमें से कौन सी कंपनी छट के आती है। फिर जो कंपनी छट गई उनमें आपको एलोकेट करना होता है। नहीं, लेकिन इसमें चौथा सी जो था वो था एग्जिट। मैं आता हूँ, तो अभी थर्ड पे आते हैं कि एलोकेट कैसे करना है। एलोकेशन हो गया कैपिटल एलोकेशन। तो कैपिटल एलोकेशन में हमारा एक फ्रेमवर्क है स्ट्रॉन्गर। ये एक्रोनिम्स इसलिए बनाए हुए हैं कि थोड़े याद करने के लिए इजी होते हैं, ठीक है ना। तो एस हो गया अपना स्विचिंग कॉस्ट, कि भैया क्या आपका कस्टमर इजीली छोड़ जाता है आपको? क्या कमोडिटी है? अब जैसे आईटी सॉफ्टवेयर है, एक आईटी प्रोडक्ट है। आईटी प्रोडक्ट आपके यहाँ एक शादी हो आती है। अगर आप किसी का फिनाकल यूज कर रहे हो, इन्फोसिस का या एनबीएफसी में सॉफ्टवेयर न्यूक्लियस का यूज कर रहे हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जल्दी से स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो आपके लिए एक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है ना। फिर आप स्ट्रॉन्गर में बोलो टी, कि आज टफ टाइम में, एडवर्सिटी में आपने कैसे बिहेव किया, ठीक है। तो उसे एंटी फ्रेजाइल बोलते हैं। नसीम तालिब की बुक भी है कि आज जब जब प्रॉब्लम आती है, जैसे आज कंज्यूमर फाइनेंस में देखिए, बजाज फाइनेंस हर प्रॉब्लम में जाके और स्ट्रॉन्गर बन जाता है। एआई डिस्ट्रप्शन आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं अपनी कॉस्ट और 1/4 कर रहा हूँ।
बाकी एनबीएफसी स्ट्रगल कर रही है कि Struggle भाई कर रहे हैं। हम तो यही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो लोग और बेटर हो जा रहे हैं। हम्म। रियल एस्टेट जैसे प्रॉपर्टी में जब भी मंदी आती है, गोदरेज जैसे लोग और सस्ते दाव में उठा लेते हैं लैंड, हम्म। बिकॉज पीछे कैपिटल है, बैलेंस शीट है, वर्किंग है, तो हर मंदी में और स्ट्रॉन्गर हो आते हैं। हम्म। तो ऐसी कंपनीज जो बेनिफिट करती है, ऑब्वियसली उनको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, हम्म। ठीक है ना। स्ट्रॉन्गर में STR, आर हो गया री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। हम्म। अब एक कंपनी क्रिसिल है, ग्रो कर रही है पर डिविडेंड वापस बांटे आ रही है, पैसा डिप्लॉय नहीं कर पा रही, ITC। ITC हो गया। एक कंपनी जैसे आपको पता है, चाहे रियल एस्टेट की गोदरेज है, चाहे अपनी और इन्फो एज है, हम्म। जो आज अपने बिजनेस में लगाते हैं, नहीं आपके बिहाफ पे स्टार्टअप्स में लगाई थी, हम्म। जहां आपके लिए अच्छा पैसा बन रहा है, तो आपको वापस पैसा डिप्लॉय करने का टेंशन नहीं है। हम्म। एक बार आपका पैसा चला गया, क्योंकि आपके पास आएगा तो आप वापस क्या करोगे, या तो FD में डालोगे या वापस कोई स्टॉक में डालना पड़ेगा। वो आपका पैसा हाई रेट ऑफ रिटर्न्स पे कंपाउंड कर रहा है। तो री इन्वेस्टमेंट अगर पॉसिबल है हाई रेट पे, तो ही आप देखो टाइटन ने जो आज ह्यूज पैसा बनाया है, इज बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट। Agree। वो आपके लिए वर्किंग करता है। STR हो गया अपना O, ऑप्शनैलिटी। अब एक धंधे में एक स्टेज के बाद अगर अपने को लग रहा है कि कुछ हिचक आ रही है, कि आगे ग्रोथ पाथ नहीं मिल पा रहा, वर्किंग नहीं मिल पा रहा, या थोड़ी मेच्योरिटी आ रही है, हम लंबा होल्ड कर रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट नए नए आयाम ढूंढ पा रही है पैसा डिप्लॉय करने का। टाइटन एक वॉच कंपनी चालू हुई थी, बट उन्होंने ज्वेलरी चालू कर दिया, साड़ी, उन्होंने perfume। आईवेयर, साड़ी, परफ्यूम। क्या हर आपका ऑप्शन सक्सेसफुल होगा? नहीं होता। नहीं होता। क्या उतना स्केल अप होता है? बट आपको दिखता है DNA है मैनेजमेंट का कि नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है, और एक्सपेरिमेंट में पूरी दुनिया बेट नहीं कर रही कि ऐसा नहीं हो एक्सपेरिमेंट फेल हो गए तो हम फेल हो गए। उतना रिस्क नहीं ले रही जैसे इलॉन मस्क ने अपने रिस्क लिया कि भैया अगर स्पेसएक्स फेल हुआ था या टेस्ला फेल हुआ थी तो वो बर्बाद हुआ था। मैं उस ऑप्शनलिटी की बात नहीं कर रहा, वो तो वर्क करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटिव रिस्क तो ले पा वो तो करना ही पड़ेगा। मैं ऑप्शनलिटी की बात करूं कि नहीं करा तो कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा नुकसान है, चल गया तो पता नहीं कितना आगे बढ़ जाएगा। वैसी कंपनीज को अगेन थोड़ा एलोकेट आउट करना चाहिए, ठीक है ना। STRO हो गया। N में हम लोग आज क्या देख रहे हैं कि वर्किंग वाइज, चीज वाइज, नॉन GDP डिपेंडेंट ग्रोथ। अब कोविड में भी आपने क्या रियलाइज किया, कुछ बिजनेसेस है जिनको फर्क ही नहीं पड़ा कोविड आया नहीं आया। वो बिजनेसेस में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आज डीमार्ट था, वो चल रहा है, वो स्मूथली चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ITC है, वो स्मूथली चल रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा। हॉस्पिटल्स है, अब हॉस्पिटल्स हैज बीन सच अ बिग मैसिव वेल्थ क्रिएटर इन इंडिया। मैं बोल नहीं सकता कि यार आपने किसी लेवल पे भी लिया होता कोई अच्छा हॉस्पिटल, बन गया होता। आपका पैसा बन रहा होता। और बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि यार वहाँ कस्टमर के लिए ना कोई बार्गेनिंग पावर है, ना वर्किंग है, उसको भैया इलाज कराना है तो कराना है। स्ट्रॉन्ग का G आता है, G अपना ग्रिप ऑन द मार्केट। क्या कंपनी में ऐसा कोई चीज है कि वो मार्केट का डोमिनेंट शेयर ले सकती है? जैसे आज गोदरेज प्रॉपर्टी है, वो डोमिनेंट मार्केट शेयर अक्रॉस इंडिया ले रही है, हर ज्योग्राफी में जा जाके वर्किंग करके चीज क्या कर रही है कि भैया मैं आज 600 करोड़ का चेक चाहिए, मैं आपको आज देता हूँ, दो मुझे पार्सल दो, वर्किंग करो। मैं स्केल अप कर रहा हूँ। जोमैटो है, दो ही प्लेयर बह गए जिसमें भी एक प्लेयर डोमिनेंट है, तो उस केस में वैल्यू क्रिएशन इतना मैसिव होता है कि सारा ही उसको मिल गया। इंडिगो है, तो आज वो पूरी इंडस्ट्री का पूल मिल गया, आप उसका परसेंटेज नहीं खेल रहे, आप उसका बोले कि इंडस्ट्री जितना ग्रो करेगी सारा मैं खा जाऊंगा। तो ऐसी कंपनीज को अगर आप ज्यादा पैसा नहीं दोगे तो आप मिस कर रहे हो, ऐसी कंपनीज को ज्यादा देना चाहिए अपने को, ठीक है। तो आपने स्ट्रॉन्ग का G हो गया। आपने E पे आते हैं एंड्योरिंग अर्निंग्स। क्या एन्युटी अर्निंग्स है? क्या आपको रोज कुआं खोदना है, या आपके पास पुराने क्लाइंट्स आपको सिर्फ ग्रो करना है? अब AMC बिजनेस है, मार्केट ग्रो करता है, आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपको रोज नया क्लाइंट नहीं चाहिए, पुराना क्लाइंट से भी आप ग्रोथ ले जाते हो। और प्रॉपर्टी में क्या होता है, रोज कुआं खोदना है। आपने एक बंदे को प्रॉपर्टी बेच दी, अब जल्दी से दूसरी प्रॉपर्टी थोड़ी लेगा। तो आज AMC बिजनेसेस की वैल्यूएशन अच्छी क्यों मिलती है? स्ट्रक्चरली इंडिया में देखो, एड्रेसेबल मार्केट इंडिया में अभी 20% भी नहीं है, US में 80, 90, 100% तक इन्वेस्टमेंट्स है लोगों के म्यूचुअल फंड्स में, वर्किंग में, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर आज आपको पता है कि एन्युटी इनकम है, कि भाई सर्टन इनकम तो हर साल आनी है, वर्किंग आनी है, चीज आनी है, सीमेंट। तो आज ऐसे बिजनेसेस को फिर आप वैल्यूएशन में अच्छी देते हो और आप ग्रो भी करते हो। लास्ट में होता है रीजनेबल वैल्यूएशन। अब मैं ये वैल्यूएशन रीजनेबल लास्ट में क्यों रखता हूं? क्योंकि शुरुआत में रख के आप पहले आउट कर देते हो बिजनेस को, महंगा है जी, आप पढ़ते ही नहीं हो। जब आपने चूज कर लिया लेजेंड फ्रेमवर्क से कि बढ़िया बिजनेस है, तो महंगी वैल्यूएशन के चक्कर में या वर्किंग के चक्कर में आप उसको पहले आउट कर देते हो। आप ये पढ़ते हुए आओ, आप लास्ट में बोलो कि भैया ये क्या PEG के हिसाब से या मेरे रिवर्स कैश फ्लो के हिसाब से क्या वैल्यूएशन डिजर्व करता है। तो जैसे डिक्सन महंगे होकर भी सस्ते हैं, करेक्ट, या सिरमा महंगे होकर भी सस्ते हैं, करेक्ट, वो इसीलिए ओके। और हम लोग पहले कहते थे भैया पहले से ही भैया 30 पीए तो छोड़ दो, देखना ही नहीं जी, 40 पीए तो छोड़ दो, देखना ही नहीं जी। और पैसा
एक रीजनेबल बन रहा है, पर जो बड़ा पैसा बन रहा है लोगों को वो हम समझ ही नहीं पा रहे कहाँ गलती हो रही है। लास्ट में फिर रीजनेबल वैल्यूएशन में भी देखते हैं कि क्या, अब इसमें हमारा एक हमेशा क्या होता है कि देखिए अगर कंपनी का साइज छोटा है, जैसे आज ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में यश हाई वोल्टेज है, छोटी कंपनी है पावर सेक्टर की, टाटा पावर एक बड़ी कंपनी है, बड़े हाथी एक लेवल से ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर सकते, ट्रेंड स्लो डाउन कर ही रहा है, बट ट्रेंड आपने 20 साल से फास्ट ग्रो कर रहा है। आज आप बोल रहे हो देखो देखो स्लो डाउन हो गया, अरे 20 साल उसने ग्रोथ दिखाया, कितना पैसा बना के दिया आपके लिए, 100 पीपी ट्रेड करते हुए भी, रिलायंस एंड टीसीएस, रिलायंस टीसीएस। तो आपको अगर छोटा कंपनी मिल जाए तो थोड़ा वैल्यूएशन में आपको हल्का सा क्या सोचना पड़ेगा कि भैया अपॉर्चुनिटी साइज है, राइट टू विन है, टेलविंड्स है, सब फैक्टर है। यश हाई वोल्टेज का आपने नाम लिया, हाँ। ये माइक्रो कैप है, मेन बोर्ड पे जाने वाला है अभी, लेकिन इसमें क्योंकि एक तरफ बैठा है पॉली कैप, एक तरफ बैठा है वोल्ट कैप, ऐसी दो मार्की नाम बैठे हुए ऑलरेडी उसके अंदर। सो मैनेजमेंट को भी मैं मिला था पीछे, सो इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी रहती है, यश हाई वोल्टेज टाइप की छोटी कंपनियां, माइक्रो कैप कंपनियां, इनको कैसे निकालते हो आप ढूंढ के? तो एक मैं डिस्क्लेमर देना भूल गया था कि दिस इज एन एजुकेशनल एडवाइस ओनली, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अपने इन्वेस्टर से पूछ के करिएगा, तो इसको प्लीज एग्जांपल वही समझिएगा कि हम लोग एग्जांपल डिस्कस करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर जैसे मैं बोलूं कि ये कैसे निकाला, अब यश हाई वोल्टेज में देखेंगे नीजन फंड ने अच्छा पोजीशन ले रखा है, आप मोर देन 1% देखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि उस कंपनी को देखना था तो आप नीजन फंड के नाम पे स्कैनर चला दीजिए कि उसने कहाँ कहाँ लगा रखा है। आपको पता है भैया उसका वो जो फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो मैंने उसकी होल्डिंग्स देख ली। तो फ्रेमवर्क वही क्लोनिंग वाला कि जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है उन्हीं में हम क्यों नहीं देख लेते कि कौन सा आइडिया हमारे को अच्छा लग रहा है और उनमें क्यों नहीं कर लेते। अभी जैसे उन्होंने एक हॉस्पिटल ले रखा है हना जोसेफ करके, और छोटी कंपनी है, अब हमने लग रहा है मदुराई में बहुत अच्छा जी, तो कोविड मेडिकल में जो जर्नी प्ले आउट हुई 20-25 साल की, क्या यहाँ हो सकती है? वो तो आज भी बहुत सस्ता है, आज भी बहुत सस्ता है, बट एक सर्टन मार्केट कैप पे पहुंच गया। हमने कोविड देखा हुआ है सर 20-25 साल में कि 200-300 करोड़ मार्केट कैप भी नहीं होती थी, मतलब उससे भी छोटी, 100 से भी कम मार्केट कैप होती है, वहां से ग्रो करता है वो मल्टी बैगर हुआ है। मतलब आज ऐसे स्टॉक्स 30-40-100 गुना भी आते हैं। तो कल क्या स्पेस है, क्या वर्किंग है, क्या अच्छे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, दैट इज द वे यूनिवर्स में से फिर हम चेकलिस्ट के थ्रू उसको आगे करते हैं। तो आइडियाज में हमारा बार बार एक रहता है कि वी आर नॉट द वंस हु आर लुकिंग टू से कि हम इस आइडिया में फर्स्ट घुस रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं। हम एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का वर्किंग का देख रहे हैं। अब इन्वेस्टर कई बार इसमें एक अगर हम नुआंस बोले, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, वो भी तो इन्वेस्टर आ रहा है ना। तो आज सीजी पार्क का जैसे एग्जाम्पल ले, अभी रेस्टो ब्रांड एशिया है, आपका मधुसूदन फैमिली ऑफिस, जो सॉरी ये अजंता फैमिली ऑफिस है, आयुष मधुसूदन ने, ही हैज लेवरेज्ड majority of his net worth of his trust to buy stake, और he is now gone up to 48% dilution के बाद उसका almost 48% stake हो जाएगा। तो आज उसी प्राइस से कम पे आपको मिल रहा है। ऐसे कई एग्जांपल्स में, तो ये भी हम क्लोनिंग में क्या मानते हैं कि यार एक समझदार इन्वेस्टर जो उस सेक्टर को समझता है, वो उस सेक्टर को जो 250 आज चेन चला रहा है चाइनीज हॉटपॉट की वर्किंग की, उसको समझ आता है सेक्टर, वो ले रहा है, पीछे बैकग्राउंड है और वो लेवल करके ले रहा है, तो ही इज ऑल इन। सक्सेसफुल होने के चांसेस है यहाँ पे या नहीं है? एटलीस्ट यू आर अलाइंड विद हिम, एटलीस्ट यू आर बाइंग एट द राइट प्राइस। उसको ड्यू डिलिजेंस करने की सारी बुक्स मिली है, वैल्यूएशन मिली है, ही इज डन द ड्यू डिलिजेंस एंड उससे सस्ता आपको मिल रहा है, तो और बेटर ही है। व्हाई नॉट? तो ये आपका स्पेशल केस में देख रहा था, उसमें नवकार कॉर्प का नाम था, आईटीडी सीमेंटेशन के नाम थे, ये दोनों में एक बहुत क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी बनी। इवन एनएससीएल भी अगर आपने देखा हो तो मुर्गा पाया उसके अंदर। सो ये बहुत क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरीज और बहुत स्ट्रांगली ये केस बनते हैं। ये स्पेशल केस को आइडेंटिफाई करना कैसा? तो स्पेशलाइजेशन का जो हम क्लोनिंग में बोलते हैं, इसमें हम लोग इन्वेस्टर्स ट्रैक कर रहे हैं कि जो कंपनीज है, एक्चुअल कंपनीज बाइंग अदर कंपनीज। तो इसका तरीका क्या होता है कि आप बल्डीज देखिए, आप ओपन ऑफ अनाउंसमेंट्स देखिए, आप ब्लॉक डील्स देखिए, चाहे उसमें गूगल अलर्ट्स लगा दीजिए, स्किन अलर्ट्स लगा दीजिए, चाहे आप मैनुअली अनाउंसमेंट देखिए बीएससी एनएससी की, जैसे भी आपको देखना चाहते हैं। रेगुलेशन 30 करके है एक सर्विस बाय अ फ्रेंड, वो भी आपको देता है। रैप करके तारिक हुसैन का एक सर्विस है, वो भी आपको देता है। तो कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सर्विसेज भी हैं जो आपको देती है, कुछ आप खुद सर्च करके कर सकते हो। आपको मिल गया कि भाई जेएसडब्ल्यू कॉर्प ने, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने नवकार कॉर्प में 95 रुपीज के आसपास स्टेक लिया। उसके बाद 105 पे ओपन ऑफर दिया। उसके बाद आप देख रहे हो, अगर आज देख रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है, वर्किंग अच्छी आ रही है, वैल्यूएशन भी अच्छी लग रही है। मार्केट फॉर वॉट एवर रीजन, मे बी मार्केट को लग रहा है कि वो मर्ज कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, आपको उस प्राइस में उससे कम पे मिल रहा है। तो आपको पता है कि यार ये ग्रुप एग्रेसिव है, ग्रुप के फाइनेंशियल मसल है, उसके लिए बहुत छोटी कंपनी है, उसको स्केल अप करना बहुत आसान है। QIP भी कर लिया, QIP, तो व्हाई नॉट लुक एट इट। आपके लिए खोने को क्या लगता है? अब मार्केट के लिए एंकर होता है प्राइस,
कि आज वो वैल्यूएशन दी है। नॉर्मली अगर आप स्पेशलाइजेशन मॉडल का इन्वेस्टिंग देखोगे, नॉर्मली वो प्राइस अगर मार्केट थोड़ा सा भी ठीक परफॉर्म करता है, कंपनी थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करती है, वो एक बेस बन जाता है उसके लिए। आज काफी बार तो लोग मैनेजमेंट इन द नेम ऑफ, जैसे आज सीजी पार्क का तो ये हाल है कि मुरुगप्पा ग्रुप कोई कंपनी खरीदता है एनएससीएल में हुआ ना, 100 रुपए का शेयर 300 रुपए तो वो सीधा खड़ा करते हैं, वो क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव हो चुका है। तो मार्केट वेट भी नहीं करता कि भैया ये बंदा आ गया है तो ये कर देगा मल्टीप्लाई, जी ले लो जी। बट जहां पे मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उस प्राइस के आसपास मिल रहा है, रीजनेबल। आईटीडी सीमेंटेशन अदानी ने एक्वायर किया, सीएम प्रोजेक्ट 450 पे उनका था, उसके आसपास चल रहा था, उस भाव पे काफी टाइम रहा, फिर बीच बीच में नीचे भी आया। आज वहां से 2-3x हो गया साल भर में। पीएस तो आज वहां से 2-3x हो गया साल भर में। अब अपने को पता है अगर अदानी जी कंस्ट्रक्शन में इतना काम कर रहे हैं तो काम इन्हीं को तो मिलेगा, एक्वायर कर लिया तो। एंड उस वैल्यूएशन में क्या वो क्रेजी था, बहुत महंगा था? नहीं था। आज क्वालिटी वॉल से अभी डीमर जो की निकली है, अब डीमर जो कि अगर वो मैग्नम जैसा ग्लोबल ब्रांड उसको बोल रहा है कि नहीं जी मैं प्लांट सेटअप कर दूंगा, मैं वर्किंग कर दूंगा, मैं इंडिया में एक्सपैंड कर दूंगा, दिख रहा नहीं यूनिवर्सल के लिए बहुत छोटी कंपनी थी, व्हाई नॉट बाय 2% इनटू इट। आपका एपीएल अपोलो ग्रुप है, उनकी 2 कंपनी थी, एसजी फिर एसजी मार्ट। अब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाले प्रमोटर्स हैं, अगर छोटी 2-2 हजार करोड़ की कंपनियां चला रहे हैं, जहां पे स्केलेबिलिटी के चांसेस है, उनकी कौन कॉल आप पढ़िए, पीपीटी आप देखिए कि वो कर रहे हैं। प्रॉब्लम आई एसजी फिन में लाइसेंस का, उन्होंने 600 करोड़ अपनी जेब से डाल दी है कंपनी में कि भैया तुम सारे लोन पे ऑफ करो, उस प्रॉब्लम को ठीक करो, राइट लाइसेंस लो, फिर चालू करते हैं। तो आपको पता है कि बैड टाइम में सपोर्ट करने को भी तैयार है। आज वो स्टॉक्स मल्टीबैगर बन रहे हैं। एग्री। तो ये आपका क्लोनिंग वाला फ्रेमवर्क का ही एक नुआंस है कि सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं, अक्वायरर को भी आप देख सकते हो, उसको भी क्लोन करो कि भैया एक जर्नी में उस बंदे ने आपको पैसा बना के दिया, तो दूसरी जर्नी दूसरी छोटी कंपनी में मिल रहा है, दोबारा वही प्रमोटर मिला है, लाख करोड़ वाला माइंडसेट वाला, वापस जर्नी खेल लो उसके साथ। तो चौथा सी जो था तो वो आप था- चौथे सी पे आते हैं। हाँ। तो ये आपका एलोकेशन का हो गया। तो जिसमें ये ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनमें हम एलोकेट ज्यादा करते हैं, जो हमने स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क के बताए। और एलोकेशन में क्या होता है कि शुरुआत में आज के दिन हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। आज के दिन में एलोकेशन में हमारा फ्रेमवर्क क्या है कि स्टार्ट स्मॉल एंड एवरेज अप एग्रेसिवली। ठीक है। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करती आती है, कंपनी का वैल्यूएशन हमारे फेवर में होता है, प्राइस हमारे फेवर में ग्रो करता है, हम प्राइस मूवमेंट को भी बहुत देखते हैं। काफी बार हमने देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल डीसी बैंक है, अर्निंग्स आती गई, स्टॉक सस्ता होता चला गया, एग्री। पैसा नहीं बना। तो हमें मार्केट का मूवमेंट भी हमारे फेवर में चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने 70 रुपए में आरबीआई लिया तो जी अच्छा 50 रुपए हो गया जी और ले लो जी, अच्छा 30 रुपए हो गया और ले लो जी, फिर भगवान को प्रे करना चालू कर दो कि गलती ना हो जाए। वो बहुत बार करके देख लिया। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी जिसकी ग्रोथ स्टोरी ऊपर की तरफ है, अर्निंग ऊपर की तरफ है और हमारे सारे पैरामीटर में ऊपर की तरफ है, करेक्ट, और उसका भाव नीचे की तरफ जा रहा है, जो नवकार के केस में हुआ या इवन ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ बहुत बारी, सो ऐसी सिचुएशन में आप उसको एवरेज करोगे? नहीं, तो मैं ये बोलूंगा हमारा इसमें जो रिफाइन हुआ है, पूरा मार्केट क्रैश कर रहा है, साथ में वो गिर रहा है, कोई बात नहीं जी, हम एवरेज करेंगे, सिर्फ तब करेंगे। दूसरी सिचुएशन में वो गिर रहा है, अब अगर मैं सोचूं कि मैं एक्सपर्ट हूं कि मुझे पता है कि नहीं जी टाइटन गोल्ड लीज के इशू के चक्कर में गिर रहा है, टेम्पररी है, स्ट्रक्चरल नहीं है, अगर आप में उतनी समझ है, मैंने ये रियलाइज कर लिया कि आधी बार मैं ही फटता हूँ, मेरी जान निकलती है, मेरा ही प्रॉब्लम आती है, या मैं उसको जज नहीं कर पाता। हम लोग आर्मचेयर इन्वेस्टर हैं, हम लोग मैनेजमेंट के साथ बैठ के पूरे मैनेजमेंट तो बुलिश ही साउंड करेगी, वो तो यही बोलेगी शॉर्ट टर्म है। तो वाई अंडरस्टैंड कि अगर ये अलोन गिर रहा है एक कंपनी अपार्ट फ्रॉम द सेक्टर, और मार्केट लॉन्गर टाइम तक उसको करेक्ट नहीं कर रहा। देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट कैन बी इरेशनल, शॉर्ट टर्म में बोलते हैं बफेट की वोटिंग मशीन है, पर लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। अगर वो चीज नहीं हो रही तो इसका मतलब देयर इज समथिंग यू आर मिसिंग। ये मैंने हम्बली सीख लिया है 15-20 साल काम करने के बाद कि नहीं, यू हैव टू बी हम्बल अबाउट इट। प्राइस मूवमेंट हैज टू बी फेवर। रमेश धमानी जी इंटरव्यू में बोलते हैं कि प्राइस हैज टू मूव इन योर फेवर। वो लॉन्ग रन में अगर मूव नहीं कर रही है, अगर 10 साल से कोई कंपनी आपका पैसा नहीं बना के दे रही है, भैया तेरे को समझ नहीं आ रही, मार्केट गलत नहीं है। संजय बख्शी जी का आर्टिकल है पीकॉक टेल, कि अगर पीकॉक एक लंबी टेल लेके घूम रहा है तो वो फीमेल पीकॉक को क्या दिखा रहा है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं कि इतनी बड़ी टेल में संभाल पा रहा हूं। तो किसी का अगर वैल्यूएशन बहुत हाई है और मार्केट उसको 10 साल से दे रहा है, ट्रेंड जैसी कंपनियों को, बजाज फाइनेंस, तो भाई तुम समझो ना कि मार्केट बेवकूफ नहीं है, तुम नहीं समझ पा रहे। तो भाव भगवान शेख का जो एक वैल्यू है वर्किंग ओवर टाइम में को और समझ आया। आयशर बजाज, आयशर हीरो में यही अंतर है, आयशर को वैल्यू मिले जा रहा है और हीरो को सस्ते में भी नहीं मिल रहा है, शायद इसी वजह से। तो कहीं ना कहीं अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यूफोरिया में भी आता है, आपका बाकी फ्रेमवर्क तो आपको देख ही रहा है ना कि रीजनेबल वैल्यूएशन वगैरह आप देख रहे हो,
ऐसा नहीं कि आपने उठा के टॉप वैल्यूएशन में सारी कंपनीज में उठा के आज मोमेंटम में डाल दिया, बट आपको मार्केट का विजडम रियलाइज करना है कि मार्केट आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है। एक तरह से आपको मार्केट फ्रेंड है, वो आपको बता रहा है कि नहीं तेरी सोच से मैं अग्री करता हूँ, देख 70 का प्राइस 100 रुपये हो गया, 100 का आज 150 हो गया, वर्किंग हो गया, चीज हो गया, कंपनी में अच्छा परफॉर्म करी और मैं भी देखो रिवॉर्ड कर रहा हूँ, बढ़ाते जाओ ना। तो राकेश जी का वो क्या बोलते हैं, 30 पे लिया, 60 पे लिया, 90 पे लिया, 900 तक लिया, ये नहीं बोलते 30 का 15 पे लिया, 10 पे लिया, 5 पे लिया और 1 रुपए तक किंगफिशर की तरह लेके बैठ गए, वो नहीं बोलते, वो अपवर्ड एवरेजिंग। ठीक है, तो एग्जिट। हाँ, तो ये फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार वो जिसे बोलते हैं ना कि क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए वो स्टोरी पूरी सुनानी पड़ती है। हाँ। तो मैं समझ जाऊँ कि वो पेशेंस कई बार लूज आउट होता है, पर उसके बिना ना वो क्लाइमैक्स समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जब ये एलोकेशन का आपने फ्रेमवर्क कर लिया कि छोटा करके हमने करा, अब बड़ा करते हुए क्या हम उसको काटते हैं, हम उसको नहीं काटते। तो सेलिंग की बात पे आ रहा हूं मैं। मेरा पोर्टफोलियो मैंने लिया, सपोज मैंने लुमैक्स ऑटोटेक है, एक कंपनी ले ली, ओबीएससी परफेक्शन एक कंपनी पर, अब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्राइस ग्रो कर रही है, मेरे पैरामीटर्स कहीं नहीं हिल रहे एक्सेप्ट वैल्यूएशन। ठीक है, मैं नहीं बेच रहा, मैं वैल्यूएशन कंपनी को नहीं बेच रहा। अगर मुझे एड्रेसेबल मार्केट भी अच्छा लग रहा है, अगर मुझे ग्रोथ भी अच्छी लग रही है, मैनेजमेंट भी अच्छा लग रहा है, सेक्टर भी ठीक लग रहा है, तो मैं क्यों बेचूं। आज जब उत्पल सेठ जी राकेश जी के पास गए कि टाइटन इज बिकम 20% ऑफ पोर्टफोलियो, वी शुड डाउन साइज, तो वो बोले भैया अंग्रेजी मत सिखा मुझे, कोई प्रॉब्लम है तो बता, नहीं है तो लेट इट ग्रो। वो बड़ा पैसा बना ही इसलिए है कि आपने उसको लेट ग्रो करा। हमने 15 साल पहले शुरू में क्या करा, 10-15 साल हम काटते गए, 2-3x हो गए, वाओ कट इट, 2-3x हो गए, कट इट, वी नेवर लेट वन पोजीशन आउट ग्रो। जब आपका वो 10% 20% वाला पोर्टफोलियो 20% भी आगे बढ़ता है, सीधा 4% नेट प्रॉफिट नेट गोल में ऐड करता है। वो मैजिक आफ्टर कंपाउंडिंग अब समझ आ रहा है। अब आपका छोटी पोजीशन है, आप उसको प्रॉफिट के साथ आउटग्रो कर रहे हो, आप करेक्शन में होल्ड कर पाते हो। छोटी पोजीशन है, प्रॉफिट के साथ आउटग्रो कर रहे हो, आप उस करेक्शन में होल्ड कर पाते हो। बड़ी पोजीशन शुरू में ले लो तो आप एक करेक्शन में आप हिल जाओगे। कहीं ना कहीं वेरी हाई एलोकेशन मेरे हिसाब से, इन ऑल हम्बल ओपिनियन, स्टॉप्स यू फ्रॉम होल्डिंग एंड गोइंग थ्रू कन्विक्शन। वही प्रॉफिट के साथ वो पोजीशन बनी हुई है, मेंटल अकाउंटिंग है। पर चार्ली मंगर भी क्या बोलते हैं, ये मेंटल अकाउंटिंग हेल्पफुल है। मेंटल अकाउंटिंग क्या है कि आप इस भाव पे खरीदोगे नहीं, पर आप होल्ड करोगे, इट इज मेंटल अकाउंटिंग। पर बोले यही तो आपको अलाउ करती है होल्ड करना। जब मार्केट जैसे करेक्शन आता है, वर्किंग आता है, 30% गिर गया, कोई बात नहीं, मैं होल्ड कर रहा हूं। तो इस पे नहीं बेचा, अपने वैल्यूएशन पे नहीं बेचा, आप बेचते कब हो। मैनेजमेंट डज सम स्टूपिड एक्विजिशन, स्टूपिड कैपिटल एलोकेशन, goes into some completely different unrelated business, जो लग रहा है कि फालतू बकवास ही है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ऐसे कुछ करना जहां लग रहा है कि भैया वैल्यू खत्म कर रहे हैं, साइफन ऑफ कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं, वहां वी स्टार्ट डूइंग कि भैया हमें निकलना है। कोई एग्जांपल? एक्चुअली इसमें ना कंट्रोवर्शियल आता है, तो मैं नाम मत हुए लेने से तो आजकल सीधा आपके ऊपर ही। तो चलो ये बात समझ में आती है कि आप अनरिलेटेड बिजनेस में चले गए, कोई ऐसा काम जैसे सत्यम था, सत्यम मेटास बना, उसी में ही इशू आया उसके साथ, तो इसी तरह का कुछ भी अगर आता है, सो यू एज अ पार्टनर, इफ यू आर सीइंग कि अगर पार्टनर इज बिहेविंग इन अ मैनर व्हिच इज नॉट कंड्यूसिव टू यू, आप वो कॉल ले सकते हो कि भैया मेरे को ये वर्किंग नहीं समझ आ रही, लेट मी टेक आउट ऑफ इट। तो आशीष एक बात बताओ, आपके पास आते होंगे पोर्टफोलियोज लेके लोग बीमार टाइप, तो एक डॉक्टर का मैंने पढ़ा था कि अगर आप बीमार हैं तो 500 रुपये फीस है, लेकिन अगर आप गूगल से इलाज करके आए तो 2000 रुपये फीस है। और आपके केस में वही आता होगा कि पहले वर्स करके लाते होंगे, फिर उसे कहते होंगे नॉर्मल करो और उसे बेटर करके दिखाओ। तो ये सिचुएशन में पहले उसको वर्स से बेटर करने में और फिर बेटर से बेस्ट बनाने में टाइम लगता होगा। ये जब आता है कि कोई एफएंडो से लॉस खा के आया है, कोई बुरे एक्सपीरियंसेस लेकर आया है, कोई कचरा खरीद के लाया हुआ होगा, मतलब वो लोगों की साइकोलॉजी होती है ना, 5 रुपए का शेयर 50 रुपए हो जाएगा, और जो जिंदगी भर नहीं होता। कुछ होप ट्रेड होते हैं, स्पाइस जेट, वोडाफोन, कॉफी डे, ये सब होप ट्रेड्स हैं जो 20 साल से होप ही में ही है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करता हूँ चेकआउट में, कि एक तो मैनेजमेंट का अपना इशू जो हुआ उस चक्कर मैंने बेच दिया, या बिजनेस में ग्रोथ कम हो गई। तो जैसे ट्रेंड हम लोग निकले, जब हमें लगा कि ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, तो जब ग्रोथ स्लो डाउन कर रही तो ये वैल्यूएशन डिजर्व नहीं करता, निकल जाओ। या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा हाथी हो गया, अब ग्रो नहीं कर सकता स्पीड से, तो निकल जाओ। तो बस टू एंड टू योर क्वेश्चन, वैल्यूएशन पे नहीं बेच रहे, मैनेजमेंट कुछ बदमाशी करती है तो निकल जाते हैं, या बिजनेस का मोमेंटम कम होता लग रहा है। तो इस पे मैं आगे एक सवाल पूछूंगा कि ये कहाँ से साइन दिखता है कि ग्रोथ खत्म हो रही है? HDFC बैंक फॉर एग्जांपल। नहीं, तो इसमें क्या होता है, जब कंपनियां ऐसे ग्रो कर रही होती है तो मार्केट 2-3 क्वार्टर वेट करता है। मार्केट पहले क्वार्टर पे ऐसा नहीं स्टोरी खत्म कर देता है, 10-20% गिरा देगा, 25% गिरा देगा, बट कोई 70-80% नहीं गिराता, क्योंकि मार्केट सोचा कि नहीं अभी कॉल में कुछ समझाएंगे,
अभी आगे कुछ स्टोरी बताएंगे, कुछ वर्किंग करेंगे, कुछ चीज़ करेंगे, मे बी मैनेजमेंट बोलेगी नहीं जी अगले क्वार्टर से ठीक हो जाएगा, हम 4 हम्म। चीज़ें कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि नहीं, एक तो साइज़ कितना बड़ा हो गया, उस साइज़ पे अगर हल्का सा भी स्लो डाउन हो रहा है, ये वैल्यूएशन फिर सस्टेन नहीं करेगा। आप अपना बैग पकड़ के निकल जाओ, 10-20% के करेक्शन में निकल जाओ। कि मार्केट तो 1-2 क्वार्टर देखने के बाद उसको आइशर को या ट्रेंड को बोलेगा कि नहीं जी अब तो स्टोरी खत्म हो गई जी, नहीं आ रहा। कल आपको लगता है आप जल्दी निकल गए, वापस घुस जाओ। बट एक तरह से वर्किंग वाइज चीज़ आपके लिए क्या होता है, बाकी देखिए इसमें लॉन्ग टर्म टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म टेक्निकल इंडिकेटर्स में लॉन्ग टर्म मंथली मूविंग एवरेजेस होती है, जो मंथली मूविंग एवरेजेस में कह रहा हूँ, जो स्टॉक ने सपोज 10 साल में नहीं तोड़ी, अगर वो तोड़ रहा है, वर्किंग कर रहा है, चीज कर रहा है, मे बी दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कि भैया वैल्यूएशन अनरीजनेबल हो गया, वर्किंग हो गया, या बिजनेस स्लो डाउन कर रहा है। तो ये आपका सेलिंग वाला हो गया। जो आपने अभी बोला कि लोग किस हालत में आ रहे हैं और उनको ठीक करना है या वर्किंग करना, आई थिंक लोगों को ये अभी भी समझ नहीं आता कि हम जिम में ट्रेनर रख लेते हैं, बट फाइनेंशियल मार्केट्स के वर्किंग के लिए हम सोचते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे। इससे वो इज्जत या डिसिप्लिन या रिस्पेक्ट नहीं मिलता इस प्रोफेशन को अभी भी कि यार इट इज अ फुल टाइम प्रोफेशन। एग्री। आज इतने डिसीजन है, मैं आपको स्टॉक बता भी दूंगा कौन सा लेना है, कितना लेना है, कैसे एवरेज अप करना है, कैसे एवरेज डाउन करना है। नेस्ले से स्टॉक्स के अंदर भी क्राइसिस होके मैगी का प्रॉब्लम आया था, तो मैं कैसे बोल दूं कि अगले 20 साल मारुति में आया था कि 20 साल का अगला स्टॉक है ये, आज ये स्टॉक है, कल मैं ही बेच रहा हूँ स्टॉक को। तो लोग ये समझ ही नहीं रहे कि यार फिड्यूशियरी ड्यूटी है आपकी, तो पहले वो ये झटकों से कई बार समझते हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा। मोस्टली लोग डिनाइल में चले आते हैं कि हमें सूट नहीं करता जी, मेरे को तो प्रॉपर्टी सूट करती है। मोस्टली लोग क्या बोलेंगे, हमने जी इक्विटी करा, हमने एफएनओ में लॉस किया, हमने 2008 में लॉस किया, हमने बंद कर दिया, हमें सूट नहीं करती। सूट इसलिए नहीं करती क्योंकि आप खुद कर दे, स्विमिंग पूल में कूद गए बिना कोच के तो डूब गए ना। आपको बेबी स्टेप्स लेने चाहिए थे। तो हम इन लोगों को फिर क्या समझाते हैं कि भैया आज ये आपका प्रोफेशन ही नहीं है। अगर आप में पेशेंस, टाइम, इंटरेस्ट, डिसिप्लिन, टेम्परामेंट नहीं है लॉस लेने का, वर्किंग करने का, तो ये आपके लिए इंडस्ट्री ही नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। डजंट मीन कि आप सीईओ, एमबीओ, टेम्परामेंट, स्टमक अलग चीज है। टू सी वॉलिडिटी, टू डू द होमवर्क, टू गेट बेटर एवरी ईयर, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ इंप्रूव करना है, फिर आप हम लोगों को बोलते हैं हेल्प अस पुट योर मनी इन प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट सो दैट यू कैन मेक मनी। तो इतने साल हो गए आज और बाजार इतना कुछ रोज रोज नया करता है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ सीख गए या आपको लगता है कि नहीं अभी तो क्या ही है, कुछ और देखना बाकी है? देखिए ये जरूर कहूंगा कि एक फ्रेमवर्क बैठ गया है, क्योंकि हर साल हम थप्पड़ खाते गए, उसको इंप्रूव करते गए। एक फिलॉसफी बैठ गई है, रिफाइन जरूर होती रहेगी, बट एक चीज अब लग रहा है कि समझ आ गया कि हाँ, जैसे आपको बताइए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एवरेज अप, इसमें क्या हो रहा है कि आज आप सेरेंडिपिटी को अलाउ कर रहे हो कि भैया आपको नहीं पता उन 25 स्टॉक में से कौन सा मल्टीबैगर बनेगा, पर अगर बन रहा है तो आप उसको, आज एक स्टॉक अगर 100 गुना बढ़ना है, आप उसे 10 रुपए से 25 तक खरीदो या 10 रुपए से 50 तक, फिर भी आपका पैसा अच्छा बनेगा। जरूरी थोड़ी 10 रुपए में खरीदना है। तो अब ये प्रोसेस में सेलिंग का होल्ड करना, वर्किंग करना, तो बार बार जब आप मल्टीबैगर देखते रहते हो ना, आपका वो एक बेसिक प्रोसेस मुझे लगता है कि एक बन गया है। रिफाइनमेंट्स देखो जिंदगी भर चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, उसमें आई थिंक नहीं कोई दिक्कत है। मतलब तो ये जो एक लोगों में उम्मीद रहती है कि मैंने छोटा शेयर पकड़ा, मिड कैप स्मॉल कैप को हमेशा कंसीडर करते हैं भाव से, जैसे 10 रुपए का शेयर, वोडाफोन आइडिया आज भी लोगों को स्मॉल कैप लगता है, जबकि उसकी मार्केट कैप C8 और आइशर से बड़ी हो, C8 और MRF से बड़ी होने वाली है। सो इस तरह की जो छोटे शेयर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये बड़े मल्टीबैगर बनेंगे, ये साइकोलॉजी आपको अक्सर मिलती होगी, कैसे डील करते हो? नहीं, हम लोग अपने वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट में उनको समझाते भी हैं, जब कस्टमर आते हैं, वर्किंग आते हैं, कि क्लाइंट्स भी आते हैं कि ये इतने मेंटल बायसेस है, तो एक बायस है एवरेज डाउन करना, कि भैया कोई स्क्रीन में प्रॉफिट हुआ फट से बुक कर लिया, 10 रुपए स्टॉक में उनको क्या लगता है मैजिकल कि 10 का 20 हो जाएगा। एग्री। पर वो मार्केट कैप को कंसीडर ही नहीं कर रहे। फेस वैल्यू 10 रुपए का क्या, एक और बायस है, 1 रुपए का फेस वैल्यू 10 रुपए, अरे भैया मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता आज की मार्केट कैप या वर्किंग, आप देखो बोनस स्प्लिट कर रहा है क्या, फर्क ही नहीं पड़ता। बट इतने बायसेस आपके बने हुए हैं, नहीं जी स्प्लिट आ रहा है जी, वो वापस वो भाव पहुंच जाएगा, अरे क्यों पहुंच जाएगा, जस्ट बिकॉज स्प्लिट हुआ इसलिए पहुंच जाएगा। तो यही मैं आज लोगों को बायसेस लेके दिखाता हूँ कि भैया अगर आप नहीं सीखना चाह रहे, सीख सकते हो, इट इज सिंपल बट इट इज नॉट ईजी इन्वेस्टिंग, जो बफेट साहब भी कहते हैं, इट इज सिंपल बट नॉट ईजी। अगर आप अपने आप को नहीं इंप्रूव करोगे, तो आज ही सोचो ना कि एडिसन जो है, जो कि आज अपने जमाने के वन ऑफ द हाईएस्ट स्कॉलर्स वगैरह थे, उन्होंने भी बहुत नुकसान किया था स्टॉक मार्केट में। तो वो ये बोले कि आई कैन कैलकुलेट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मून एंड द प्लैनेट्स बट नॉट द स्विंग्स ऑफ दिस मैड मार्केट्स।
तो ये आईक्यू से कोई लिंक नहीं है इसका। आईक्यू कई बार बफेट बोलता है ज्यादा है इसमें, इंडस्ट्री में इतनी चाहिए नहीं। हाँ। आपको बाकी डिसिप्लिन की क्वालिटीज चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए कि मुझे इंप्रूव करना है। सो अगर कोई नया इन्वेस्टर शुरू कर रहा है, सो वो कहाँ से शुरू करे, किन चीजों को देखे? तो रिटेल इन्वेस्टर को पहले क्या समझना है कि क्या ये मैं खुद कर सकता हूँ धीरे धीरे, या मुझे बाहर जाना है। तो खुद करने के लिए कैसे डिटरमाइन करें कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ। क्या भैया मेरे को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, मेरे को न्यूज़ पढ़ने में, मेरे को बैलेंस शीट पढ़ने में, या मेरे को नींद आती है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्या मेरे पास टाइम है, एटलीस्ट कुछ घंटे तो हफ्ते में देने पड़ेंगे। आप वीकेंड में भी अगर बोलो कि नहीं मेरे को कोई टाइम नहीं पढ़ने का, वर्किंग में सुपर बिजी हूँ, तो भैया मत करो, टाइम चाहिए। आपको ट्रैक करना पड़ेगा। क्या आप में पेशेंस है कि आज स्टॉक लिया, स्टॉक को तो नहीं पता आपने खरीदा है, वो बिजनेस अपना टाइम लगाया ग्रो करने में, क्या आप वेट कर सकते हो कुछ साल? और टेम्परामेंट, स्टमक है क्या, कल वो स्टॉक 30% 40% गिर भी सकता है, 50% गिर भी सकता है। क्या आप में वो स्टमक है कि मेरी नींद नहीं उठ जाएगी रात को? अगर ये सब क्वालिटीज है तो आप एक छोटा सा अमाउंट लीजिए, जो शुरू में हम बोलते हैं कि भैया ट्रायल मनी, कि कल लॉस हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। उसको फिर आप समझ के आप कोर्सेज करिए, जैसे सफल निवेशक है, विशाल खंडेलवाल चलाते हैं, SOICH मोहित चलाते हैं। ऐसे कोर्सेज लेके थोड़ा सा आप हेल्प लेना चालू करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे हैं जो अकेडमीज चलाते हैं, उनसे थोड़ा कोर्स लेके आप एटलीस्ट बेसिक्स बनाइए। थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करके चालू करिए, जैसे फ्रेमवर्क हमने बताए। बड़ा पैसा आप डालिए म्यूचुअल फंड्स में, और आपका ज्यादा पैसा है तो PMS AIF में डालिए। अगर आपका 50 लाख से ऊपर पैसा है, 1 करोड़ से ऊपर पैसा है AIF में। स्टार्टिंग जो खुद कर रहे हैं, अगर उसमें आपको लग रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप बेटर होते जा रहे हैं, रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, गलतियां कम हो रही है, तो फिर आप उसको पैसे को धीरे धीरे अपने यहाँ ला सकते हैं। कई बार आपका विलिंगनेस बहुत है बट आप में स्टमक नहीं है, तो फिर आपको रियलाइज हो रहा है भैया नहीं कर पा रहा, तो भैया आप वो भी उसको दे दो। क्योंकि अल्टीमेटली आप फैमिली का पैसा या अपने एक रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो। अगर आप जस्टिस नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको नहीं मिलते वो लोग जो बोलते हैं कि सर कोई शेयर बता दो, 1 आध साल में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए? आता है सवाल? सब जगह ही आता है। एंड मैं उनको कहता हूँ अगर मुझे ही पता होता तो मैं सारा ही डाल देता उसमें। तो कई बार उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि हम बताना नहीं चाह रहे। बट कई बार विद ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी हम लोग यही बोलते हैं कि इवन राकेश जी को शायद नहीं पता था कि आज उनकी ये जो स्टॉक्स है, एस्कॉर्ट्स, लुपिन, टाइटन, ये इतने बड़े बैगर्स बनेंगे। वरना A to Z थोड़ा ना लेते। वरना A to Z बिल के क्यों लेंगे? हैं। कोई नहीं लेता। आई थिंक ये एक सच है, परम सत्य है, और ये मार्केट आपको हम्बल करता है। अगर कोई बंदा ये बोल दे कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ मार्केट उसको हम्बल कर देता है। एग्री। तो धीरे धीरे करके, मतलब अब आ रहा है वो सिनेरियो जब हम बाजार के अभी के सिनेरियो पे हैं। ये सिचुएशन में कॉन्ट्रा जाना पसंद करोगे आप IT या बाकी जगहों पे, या राइड करोगे वेव को बैंक्स की या क्रूड की? तो ये चीज को आप कैसे प्ले करोगे इस बाजार में? अभी के बाजार में क्या किया जाए? देखिए, अगर हम लोग अपने फैमिली ऑफिस की बात करें तो फैमिली ऑफिस में हम लोग वर्किंग ये करते हैं कि आज अलग अलग बकेट्स होते हैं आपका। जैसे आपका बताया कि क्लोनिंग का स्पेशल सिचुएशन बकेट है, अर्निंग्स मोमेंटम का एक बकेट है कि जहां कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आ रही है, थोड़ी वैल्यूएशन महंगी है बट आप प्ले कर रहे हो। कॉन्ट्रा का एक बकेट होता है डीप वैल्यू का, कि भैया ये सेक्टर बिल्कुल आउट ऑफ फेवर है, चाहे वो शुगर, पेपर, केमिकल कुछ भी है, एंड आपको लग रहा है यहाँ से वैल्यू अच्छी बन सकती है। हम लोग एज अ क्लाइंट को एडवाइस जो करते हैं वो करते हैं कि आज कहीं ना कहीं आप मिक्स बनाओ, रादर देन पुटिंग ऑल योर मनी इन वन स्टाइल ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम या वर्किंग। क्योंकि मार्केट में अलग अलग फ्लेवर चलते हैं, थोड़ा मिक्स रहेगा तो कभी ना कभी आपका भी मन लगा रहेगा कि भैया मेरा अर्निंग्स मोमेंटम वाला बकेट अच्छा कर रहा है, मेरा कॉन्ट्रा वाला बकेट अच्छा कर रहा है, मेरा क्वांटिटी वाला बकेट अच्छा कर रहा है। अगर सारा एक स्टाइल में लगा देंगे तो कई बार वो जर्नी बहुत रूकी सूखी हो आती है कि सडनली कई बार प्रशांत जैन जब PSU में बैठ लिए थे तो 10-15 साल पैसा नहीं बना, बाद में ही वाज प्रूवन राइट। बट उन इन्वेस्टर्स का सोचिए, काफी लोग तो उस जर्नी को निभा ही नहीं पाए। तो कई बार आपको ये भी देखना है कि यार मुझे वो गोल भी अचीव करना है ना, और उस गोल की जर्नी में अगर मैं पहले ही थक के निकल जाऊंगा फिर फायदा क्या? तो एक बड़ी चीज क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज हमेशा एक ही बोलते हैं कि लेवरेज नहीं लेनी चाहिए, FNO नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से 99% इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से FNO नहीं करना चाहिए। डेटा है जो बोलता है कि आज FNO में 90-95% लोग पैसा गंवाते हैं, ठीक है ना। लेवरेज नहीं लेना चाहिए, एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से 90% लोग पैसा कहाँ कमाते हैं? येस बैंक 400 पे लिया, 20 रुपये तो लेते रहेंगे। अरे भैया मत लो, इट इज नॉट, यू आर नॉट सो श्योर वर्किंग वाइज चीज वाइज की कल वो कंपनी कल रिवाइव करेगी नहीं करेगी। काफी कंपनियां बंद हो आती, वापस भी नहीं आती। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ एवरेज अपवर्ड्स अनलेस मार्केट हैज क्रैश्ड। देखिए तब सब हो गया। ये बड़ी गलती हुई, शुरू में बड़ा पैसा लगाए थे एक कंपनी में, 70% एक कंपनी में डाल दिया, सुजलॉन में डाल दिया जी। ये कुछ बड़ी छोटे डिनोमिनेटर वाली भी बस। तो अगर ये कुछ बड़ी गलती आप अवॉइड कर दोगे, देयर इज नो चांस इन मार्केट की यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी। आप डाइवर्सिफाइड वे में खेलिए, कैसे ज्यादा
कम कमा लेंगे, बट ये नहीं कि आपके बिल्कुल ही सारे पैसे गायब हो गए, ऐसा सिचुएशन नहीं होना। मतलब आज पेनी स्टॉक्स भी ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं होता कि चीज वर्किंग वाइज। अगर आप हम्बली समझते हो कि मैं नहीं समझता इसको और समझते हो डाइवर्सिफाइड खेल रहे हो, आपको एक लेसन मिल जाएगा और ज्यादा आपके पैसे गवाएंगे भी नहीं। सर वेल्थ मैनेजमेंट में आप पूरी तरह से जी। इन्वॉल्व हो, इसको जरा समझाना कैसे ये वर्कआउट करता है, किस तो तरह की चीजों को जर्नी देखते हो आप? जर्नी बेसिकली क्या हुई वेल्थ मैनेजमेंट की, हम इतने सालों से फ्रेंड सर्कल को पब्लिक फोरम्स पे भी स्टॉक्स बोलते आए, जो विद ड्यू कंप्लायंसेस, ड्यू डिस्क्लेमर्स एंड एवरीथिंग कि भैया ये बिजनेसेस अच्छे हैं, बट काफी बार हमारे खुद नियर डियर वंस भी, बिकॉज इसमें अदर बिहेवियर बायसेस होते हैं, वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। आशीष नेक्स्ट मल्टीबैगर बताना, आशीष नेक्स्ट वाला बताना, वो तो मिस हो गया। तो आज फिर ये समझ आया कि बेटर वे ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट है कि भैया हम उनका पैसा उनसे निकलवा के ऐसे प्रोफेशनल मैनेजर को दे दे जो उसको अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करे, क्योंकि वो लोग उसको समझ नहीं पा रहे, वो स्टॉक जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसको प्रॉफिट बुक निकल आते हैं। तो इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट आने की जर्नी चालू हुई। वेल्थ मैनेजमेंट में हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि भैया हम लोग गोल बेसिस पे लोगों से मिलते हैं, हमारी मार्केट में रेपुटेशन है एज ए एथिकल एंड अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उस बेसिस के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, भैया हम लोग को सेल्स टारगेट वगैरह नहीं देते, हम ये समझाते हैं कि भैया आपका क्या प्लानिंग है, क्या नीड है, आप 500 के SIP वाले कस्टमर हो या 50 करोड़ के नेटवर्थ वाले आदमी हो, हमारी टीम आपको फिर भी अटेंशन देगी। हमारे को मिनिमम क्राइटेरियाज नहीं, वर्किंग नहीं है, हमारे लिए एक मिशन है टू एम्पावर पीपल, और उस मिशन में साथ में हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं, दैट इज द गोल, ताकि सस्टेनेबल रहे। अगर आप मिशन को सस्टेनेबल नहीं रखोगे तो ग्रो नहीं करेगा। तो हम लोग उनके गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। बीइंग इन द इंडस्ट्री हम लोग को काफ़ी आइडिया है कैसे सिलेक्ट करते हैं, वर्किंग करते हैं, उसमें फ्रेमवर्क्स मार के उसके थ्रू हम लोग एक अच्छा उनको प्लानिंग करके उनको हैंडल करते हैं। तो किन के लिए ये वेल्थ मैनेजमेंट सूट करता है, किन लोगों को इसमें आना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए? तो आप अगर ध्यान हो, आपने क्वेश्चन पूछे थे किन लोगों को स्टॉक मार्केट करना चाहिए, तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि अभी वो स्टेज या तो आई नहीं है कि वो शुरुआत में तो फुल पैसा करना नहीं चाहिए मैनेज, तो शुरुआत में तो आपको वेल्थ मैनेजर्स को यूज करके ही करना चाहिए। जिनको लग रहा है कि आ भी गई है, हो सकता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वही उनको क्या करना चाहिए कि टाइम पे एक वेल्थ मैनेजर को साथ में लेके कि हाउ टू प्लान इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो आई वुड से दोनों ही केस में वेल्थ मैनेजर चाहिए। अगर आपको आता है, हो सकता है आपकी अपकमिंग जनरेशन इज नॉट कॉम्पिटेंट, नॉट केपेबल, नॉट रेडी, तो भी आपको वेल्थ मैनेजर चाहिए। नहीं आता तो वैसे भी चाहिए आपको। तो इट इज आई वुड से कि जिम ट्रेनर तो हर एक को चाहिए। जो अच्छा आता है, ऋतिक रोशन की जिसकी बॉडी अच्छी है, उससे और अच्छी बनाने के लिए चाहिए, या परसिस्टेंट के लिए चाहिए। जिसको नहीं आता, हम जैसे लोगों को, हमें फिट रहने के लिए चाहिए। तो आशीष सर, बहुत देर से जब आप बोल रहे हो, एक सेंटेंस, एक वर्ड आपने बहुत यूज किया, हम्बली। करेक्ट। ये हम्बली वर्ड स्टॉक मार्केट में बहुत जरूरी होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे आज मैं पढ़ लिख के आया, हम लोग अच्छा पढ़ाई करें, वर्किंग करें, हमें लगा हमने बुक्स सारी पढ़ ली, क्रैक कर लिया मॉडल, फिर वो 10 साल पैसा नहीं बनता। तो आदमी रियलाइज करता है कि यार हम्बली का मतलब ये है कि भैया तुम्हें नहीं पता, जितनी जल्दी तुम रियलाइज कर लोगे उतनी मार कम पड़ेगी। तुम दुनिया में 10 जगह बोले आ रहे हो कि यार ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, तुम सीखो। अभी तुम्हारे बाल भी सफेद नहीं हुए, अभी तुम सीखो, तुम वर्किंग करो, तुम मेहनत करो, तुम औरों से सीखो वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं। ओवर द जर्नी आप हो सकता है बेटर हो जाओगे, हो सकता है यू रियलाइज करोगे आपके लिए नहीं है। बट हम्बली अगर नहीं रहोगे, जिस दिन आप में एरोगेंस आ गया, उसी दिन मार्केट का थप्पड़ पड़ेगा आपको। तो आम आदमी जो सोचता है कि मैं शेयर बाजार में पैसा डाल के एक बड़ा इन्वेस्टर बन सकता हूँ, झुनझुनवाला साहब बन सकता हूँ, या कोई भी XYZ बन सकता हूँ, ये सोचना कितना सही है और कैसे बन सकता है? भैया बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आज मैं अपना बोलूं, इतना अंदर तक DNA चेंज करना पड़ता है ना, कि एक एक बायस को अपवर्ड एवरेजिंग जैसे कह रहा हूँ, वो पोर्टफोलियो पोजीशन 15% हो गया, नहीं जी नहीं बेचना, रोज मन करता है अरे यार इतना प्रॉफिट दिख रहा है, बेच लो रोज। जब वॉलिटिलिटी आती है, मार्केट्स खराब होते हैं, डर भी लगता है अरे गलती तो नहीं हो गई। इट इज नॉट इजी, गट रेंचिंग है। तो हर धंधे की तरह आपको, माइकल फेल्प्स की तरह आपको लगना पड़ेगा। अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो आप उसकी तरह डेडिकेशन नहीं करोगे, नहीं पहुंच सकते। उसके बाद भी गारंटी नहीं है जी, क्योंकि थोड़ा लक का भी रोल है, थोड़ा वर्किंग का भी रोल है, बट यू हैव एटलीस्ट चांस टू थिंक, चाहे उतना वेल्थ ना भी बने पर एक अच्छा वेल्थ बन जाए। बट एक रूटीन से अच्छा वेल्थ अगर आपको बनाना है, 12-15% से ऊपर कंपाउंडिंग करनी है एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर, इट इज गट रेंचिंग। आपको जो एफर्ट चाहिए वो एक फुल टाइम वाला चाहिए, नहीं तो नहीं बन सकता। तो लोग बोलते हैं ये 12% 15% में क्या ही होगा, और हमें तो चाहिए 100% वाला, 200% वाला। ये कितना बड़ा मिथ है कि 12% 15% से कुछ नहीं होगा और 100% सब कुछ होगा। ये कुछ ऐसा है क्या कि स्प्रिंट कर रहे हो कि मैराथन कर रहे हो? देखिए, अगर आप उस पर सोचेंगे ना कि
आपका पैसा भी एफडी में पड़ा है, 6-7% कमा रहा है, 12% में आज अगर रूल ऑफ 72 भी लो, हर 4-5-6 साल में डबल हो रहा है। हम्म, ओवर द इयर्स वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको प्ले करके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगा। हम्म, 100% की चाह में कल वो कैपिटल भी चली जाती है, तो रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल ही नहीं होता। आज मैं कई बार देखता हूँ बिल्डर से 26% इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ, बिल्डर को पैसे दे दीजिए, हाँ, वो 26% इंटरेस्ट कीजिए, पैसा ही वापस नहीं आया जी। एग्री, तो अब चिट फंड, चिट फंड, तो कितनी जगह आप देखोगे कि हायर रिटर्न के लालच में हम लोग कई बार कैपिटल भी खो बैठते हैं। हाँ, तो ये कई बार ये सोचना पड़ता है, ये धंधा एक बोरिंग मेहनत करने वाला धंधा है, हाँ। जहां आपका मल्टीपैकर आया आपको नहीं पता, आप अपने प्रोसेस में लगे हुए हो सकता है आपका मल्टीपैकर बन जाए, नहीं बना, आपका डिसेंट रिटर्न अपना आ रहा है, आप उसमें ग्रो कर रहे हो। तो आशीष सर, जो आपने कभी बात की ना मिशन की, Correct. सो मैं जितना जानता हूँ आपको, परिवार को, आप लोग बहुत सारे कल्चरल चीजों में इन्वॉल्व हैं, राजस्थान में काफी चीजें करते रहते हैं, मारवाड़ियों के लिए काफी कुछ करते रहते हैं। जरा उसके बारे में बताइए, फादर साहब भी आपके Correct. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एसोसिएटेड है, सो ये पूरा जो मिशन वाला हिस्सा है, Correct. अदर देन योर बेसिक्स मार्केट्स, व्हाट ऑल यू डू? तो आज अगर मैं देखूँ, ये जर्नी चालू हुई थी पापा की, जब वो 12th फेल मूवी की तरह दिल्ली आए, वो हिंदी मीडियम पढ़ के आए, इंग्लिश में एग्जाम देने सीए के लिए, उनको दिक्कत आई, वर्किंग आई, चैलेंजेस आए, धर्मशाला में रहे, 7 क्वार्टर्स में रहे, तो उनके मन में एक बहुत बड़ी भावना आ गई कि यार मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल होता हूँ, कैन आई गिव बैक टू सोसाइटी, कितनों को हेल्प कर सकता हूँ। तो मारुया मंच के साथ मिलकर एक हॉस्टल बनाया, उस हॉस्टल में आज बच्चे 30 साल से पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे न्यूज़पेपर फेंकने वाले आज ईएमआई में पार्टनर या अलग जगह पार्टनर बन गए, भारत दिवस सेवा न्यास के साथ जुड़ के वहाँ खाना बांट रहे हैं, तो 2,500 लोग रोज खाना खा रहे हैं, 1 करोड़ लोग खाना खा चुके हैं 10 साल में। विश्राम सदन चल रहा है भारत दिवस के साथ, वहाँ पे आज एम्स दिल्ली, झज्जर, ऋषिकेश, लखनऊ, पटना, अलग अलग जगह पे लोगों के पेशेंट फैसिलिटीज़ है। संजीवनी मेडिकल के नाम से एक इनिशिएटिव चल रहा है, जहाँ पे कैंसर मेडिसिन हम फ्री बांटे सदन की। अब हम लोग इसमें कौन है, भगवान कराने वाला है, हम लोग निमित्त मात्र हैं। हमारा काम क्या है भैया कि आप एथिकल बेस पे, वर्किंग बेस पे एक इनिशिएटिव चालू करो, खाना बांटना है, आपने एक जगह चालू किया, आपका अच्छा भाव देख के 10 लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, आपने और मुझसे भी कहा था कि आपको और जरूरत हो तो बताना मुझे। तो और स्केल अप हुआ है। हम्म। रोज का आप मानेंगे नहीं भैया, जैसे प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं, अलग लोग आ रहे हैं, कई बार मेडिकल में नहीं दिखा पा रहे, एम्स में, सदरजंग में, कहीं पे, उसमें जो हमारी हेल्प हो पाती है, कई बार बिकॉज इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, उनका इलाज कराना, वर्किंग कराना, चीज़ कराना, तो हमारे लिए ये सोशल कैपिटल या वर्किंग बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए है कि वो इनिशिएटिव स्केल अप हो, चाहे वो हमारे बैनर में हो रहा है या किसके हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग मल्टीपल एनजीओज़ के साथ काम करके, वर्किंग करके, अपना टाइम, एनर्जी, पैसा लगा के उस इनिशिएटिव को और स्केल अप करने में कोशिश करते हैं कि जितना आगे बढ़ जाए, और हम उसके पार्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारा इनिशिएटिव है, हम उस इनिशिएटिव के पार्ट है, उस इनिशिएटिव को हम हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। तो पापा का तो पूरा समय मैं बोलूँगा कि मोस्टली इसमें लगा रहता है। हम लोग भी अपना काफ़ी समय देते हैं कि हमें भी बहुत एक बैलेंस लाइफ लगती है कि भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोगों को हेल्प करने की, वर्किंग करने की, चीज़ करने की, और जो आनंद आता है वो एक अलग ही आनंद आता है इस चीज़ में। तो मार्केट के साथ ये चीज मैनेज कर पाते हो आप टाइम में? भैया मार्केट का ब्यूटी यही है कि अगर आपने अच्छे स्टॉक्स खरीद लिए, वर्किंग कर लिए, तो आपको रोज चेकने की जरूरत नहीं है। फिर अपनी टीम धीरे धीरे आप अच्छी बना लेते हो, फ्रेंड सर्कल बन जाता है, वर्किंग होता है, तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम निकल जाता है इन चीज़ों के लिए। और जहाँ सेवा का मन होता है ना भैया, वहाँ अपने आप भगवान एनर्जी, टाइम, फंड सब करवा देता है भैया। तो ये अपने आप एक मतलब भगवान का आशीर्वाद हम लोग मानते हैं कि वो लोग एक गाइडेंस और वर्किंग हम लोग को करते रहते हैं भैया। तो वेल्थ मैनेजमेंट सुनने में तो बहुत इजी सा वर्ड है, लेकिन बहुत डीप डाउन वर्क करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ता है। इसको जरा जॉट डाउन करना कैसे करते हैं? तो इसमें हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, अश्योर्ड क्राफ्ट हम लोग बोलते हैं, कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों रहते हैं। तो क्विकली अगर मैं बताऊं, क्वांटिटेटिव में अश्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि ए हम लोग अल्फा देखते हैं कि भैया बेंचमार्क से ऊपर कितना आया, एस हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं कि भैया कितना वॉलेटाइल रहा, एस फिर हम शार्प रेशियो देखते हैं कि भैया उसके हिसाब से पर यूनिट रिस्क के हिसाब से कितना कितना ले रहे पैसा आया, हैं? यू हो गया अपसाइड कैप्चर रेशियो, कि जब भैया स्टॉक म्यूचुअल फंड भागा या मार्केट भागा तो कितना अपसाइड कैप्चर किया, आर हो गया रोलिंग रिटर्न्स, कि एक पीरियड का रिटर्न तो नहीं देख रहे आप, ओवर अ पीरियड देख रहे हो रोलिंग रिटर्न्स। ई हो गया एक्सपेंस रेशियो, कि भैया एक साइज के साथ एक्सपेंस रेशियो कम हो रहा है। डी हो गया डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो, कि भैया जब मार्केट्स गिरते हैं तो ये कितना उसमें कैपिटल प्रोटेक्ट करता है आपकी। तो ये आपका अश्योर्ड फ्रेमवर्क हो गया कि क्वांटिटेटिव बेसिस पे। उस पे हम क्राफ्ट फ्रेमवर्क जो बोलते हैं कि क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क जो हमारे एक्सपीरियंस से, कि कंसिस्टेंसी टू द स्टाइल। आज एक स्टाइल आपने इन्वेस्टिंग पकड़ की, वैल्यू की या कॉन्ट्रा की, सडनली आप कॉन्ट्रा से मोमेंटम में घुस गए जी, तो आप अपनी स्टाइल पे स्टिक ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में फिर क्या होता है, आप ना इधर की रहे ना उधर की रहे, और इन्वेस्टर जो एलोकेशन भी करे वो भी नहीं कर पाते। फिर आ रहा था रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कैसे आप पोर्टफोलियो में रिस्क आप अपना मैनेज कर रहे हो, कि आप कहीं ये तो नहीं कर रहे कि मार्केट यूफोरिया में आ गए, फिर भी आप कई बार डिसिप्लिन के हिसाब से प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, या मार्केट
ऐसे स्टॉक्स खरीद रहे हो जो कि आज वैल्यूएशन वाइज समझ ही नहीं आ रहे, तो रिस्क आप कैसे मैनेज कर रहे हो? ग्राफ में फिर हम ये देखते हैं अप्रोच टू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, कि आपने एलोकेशन कैसे कर रखा है। क्या एक स्टॉक में तो आपने 5-7% नहीं डाल दिया? क्या आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है? क्या आप सेक्टर्स में कंस्ट्रक्ट ऐसा कर रहे हो पोर्टफोलियो की जो कि ग्रो कर सके? फिर हम लोग देखते हैं क्राफ्ट में एफ, फंडामेंटली आपका स्टाइल क्या है? आप वैल्यू हो, मोमेंटम हो, कॉन्ट्रेरियन हो, उस स्टाइल में आपकी पकड़ कितनी है? क्या आप उस स्टाइल के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो? लास्ट में टी टफ टाइम में बिहेवियर। तो टफ टाइम में क्या होता है, रिडम्पशन का प्रेशर आता है, वर्किंग आ रहा होता है, चीज़ आ रहा होता है। काफ़ी बार आप क्या करते हो उस टाइम रिडम्पशन प्रेशर में, आप गलत टाइम पे स्टॉक्स बेचना चालू कर देते हो, वर्किंग करते हो। उस टाइम क्या आप डबल डाउन कर रहे हो कि लोअर क्वालिटी से हायर क्वालिटी मूव कर रहे हो, कि भैया चलो जी बेचना तो है ही, पर लेट मी मूव टू लोअर क्वालिटी एंड डबल डाउन ऑन हायर क्वालिटी। या फ्रीज कर गए, आपके पास कैश पर आप डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, आप और करेक्शन की वेट करे आ रहे हो, या आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से भैया मेरे को सस्ता मिल रहा है मैं तो खरीद रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट का वैलिडिटी वगैरह। तो ये फ्रेमवर्क के थ्रू, प्लस हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वर्किंग है इन नोइंग दीज फंड मैनेजर्स आल्सो पर्सनली, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई एंड रैंक द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट एंड गिव अ बेटर पर्सपेक्टिव। थैंक यू आशीष सर। मतलब इतना कुछ और पूछने के लिए है मन में भी, सवालों में भी, लेकिन मेरे पास ना समय बचा है और ना बैंडविड्थ बच रही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, दोबारा आपसे जुड़ूंगा मैं आगे चल के। तो आशीष सर को सुन रहे थे, अभी भी बहुत कुछ उनके अंदर है जो मैं पूछ सकता हूँ और वो बोल भी सकते हैं, लेकिन खैर। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल अपने इस कार्यक्रम को तो ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और आगे भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा पहले कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करिए। हम लोग वेल्थ मैनेजर्स हैं, हम लोग स्टॉक्स एडवाइजर्स नहीं हैं। तो हम लोग जो भी स्टॉक्स लिए आज, कोई ना कोई चीज़ आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए, उसी पर्पस के लिए स्टॉक्स का नाम दिया गया है। कृपया वो ध्यान रखें और उस हिसाब से आप इस पर वर्किंग करें।